तो 4 दिन की तेजी के बाद यूएस मार्केट्स में कल तो एक गिरावट का दौर दिखा। एनर्जी मार्केट ने अनसर्टेनिटी और बढ़ा दी है। क्रूड $85 के करीब पहुंच गया। लेकिन बाटे बाजारों में जो शॉर्ट कवरिंग रैली अभी शुरू हुई है, उसे जो बैंकों के ताजा बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उससे कितनी बड़ी तेजी मिलेगी, इसी पर आगे चर्चा होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खैरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है डिम्पी। तो डिम्पी से पहले समझ लेते हैं एफएनओ में एक्चुअली हुआ क्या। डिम्पी, अब तो एफएनओ में भले एफआईज की छोटी बाइंग हो, लेकिन एटलीस्ट बाइंग की फिगर है। लेकिन आज जो अगर क्या आज इंडेक्स थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है, क्या क्रूशियल लेवल्स होंगे जो वॉच आउट कर रहे होंगे? किन लेवल्स के ऊपर तेजी बनती हुई दिख रही है? एफएनओ में कैसा एक्शन दिख रहा है? देखिए, जब आप लैंड करेंगे ना आज मार्केट के अंदर, तो आप करेंगे रेजिस्टेंस पे लैंड। ये 17,500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस वाला। हमने कई बार आपको नोटिस भी करवाया कि शॉर्ट कवरिंग चलेगी, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसका एक सिस्टम है। वो शॉर्ट कवरिंग करीब 500 550 पॉइंट के आके यहाँ पे पूरी हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप एडजस्टेड होके खुल रहे हैं। आज कल आपका बाजार बंद था, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी और यूएस चल रहे थे, तो आपके पास आज गैप जो एडजस्ट होके आएगा वो करीब 130 पॉइंट का आएगा। तो आप ये मान के चलिए, अगर वैसा ही खुलता है, 500 के ऊपर खुलते हैं, तो आप खुलेंगे रेजिस्टेंस पे। हालांकि शॉर्ट कवरिंग बैक टू बैक हमको 3 दिन से देखने को मिल रही है। जब सिस्टम में बहुत सारे शॉर्ट्स और कवर भी उसी स्पीड से हो रहे हो, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग का फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे -21% लिखा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग ज्यादा स्पीड से कवर हुई है, इसलिए पहले थकेगा। पहला फटीक भी बैंक निफ्टी के अंदर ही आएगा, जो कि 41,000 के आसपास, 41,200 के आसपास, अगर मैं एडजस्टेड फिगर के हिसाब से बोलूं तो आपको आता हुआ दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप और देखेंगे, वो है प्रीमियम्स की। प्रीमियम अभी भी ठीक देखने को मिल रहे हैं। ये 76 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी पर और करीब 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर। देखिए, जब शॉर्ट कवरिंग होते हैं तो प्रीमियम थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन टिपिकली इस बार की सीरीज जब शुरुआत हुई तो शॉर्ट कवरिंग के अंदर प्रीमियम्स कम नहीं हुए हैं। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपकी स्क्रीन पर रख दिया। 550 और 600 का रेजिस्टेंस है, और 300 200 ये ऑप्शंस के हिसाब से सपोर्ट है। ऐसी ऑप्शंस के हिसाब से 40,500 40,300 बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 41,000 41,200 आके बनेगा। मैं एक पॉइंट पे और आता हूं, है पीसीआर और विक्स। अगर आप पीसीआर के हिसाब से देखेंगे तो दोनों बुलिश ट्रेंड पे चल रहे हैं। दोनों का पीसीआर 1 के ऊपर है। इसका मतलब मार्केट्स में बुल्स की ग्रिप आई हुई है। आप नाम भले कुछ भी दीजिए, उसको शॉर्ट कवरिंग का नाम दीजिए या फिर फ्रेश लॉन्ग का नाम दीजिए, लेकिन बुल्स की ग्रिप है मार्केट के अंदर। और ये शायद अब जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक राउंड के अपने नेगेटिव्स वालों को बाहर निकाल दिया। आते हैं विक्स पे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.5% घटा है। गौर देने वाली बात यह है कि विक्स करीब 17 से 18% करेक्ट हुआ है पिछले 3-4 सेशंस के अंदर, जब से शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब हम विक्स ऑल टाइम लो के बेहद करीब है, सिर्फ 1.5% और दूर रह गए। 1.5 पॉइंट एक्चुअली मैं बोलूंगा, वो 11 सवा 11 के आसपास बनता, और हम 12.5 पे अभी आके ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार को जो आज गैप मिल रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत गैप मिल रहा है। बस कंडीशन मार्केट के ये है कि 17,500 आने के बाद गैप के साथ आपको ओपन करना होगा। हालांकि मेरे को डाउट है गैप मिलेगा भी, आपको नहीं मिलेगा 500 वाला। आते हैं एफआईज के बाद। अगर आप एफआईज के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ 300 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग हुई है। अक्रॉस द सेगमेंट सेलिंग है, इसलिए एफआईज का पार्टिसिपेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर हमने ये भी चेक किया कि एफआईज ने टिपिकली काम कैसे किया। एफआईज अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फ्यूचर्स कल बेचे हैं और कुछ कॉल्स वगैरह प्लस किए हैं, हल्के हाथ से काम किया है। और अगर आप रिटेलर्स का देखेंगे तो उन्होंने कुछ फ्यूचर्स को बॉट किया है, क्योंकि 17,200 300 वाली रेंज पार हुई है। अब फिर हमने ये भी चेक किया कि एक्चुअली में पोजीशंस हो कितनी गई है। तो एफआईज की करीब 12% की लॉन्ग होल्डिंग्स हैं, 88% करीब अभी भी वो शॉर्ट है, और रिटेल्स के पास करीब 60% लॉन्ग पड़ा है, 40% वो भी शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। आप इंपॉर्टेंट चीज इस चीज पे देखिएगा, थोड़े इंफ्रा और बैंकिंग वाले स्टॉक्स पे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। और जैसे आप शुरुआत में भी आपने कहा कि ये चीजें ज्यादा आज नोटिसेबल है। अब हमारे साथ अजय भी जुड़ चुके हैं। ये तो डेरिवेटिव्स के आंकड़े थे। अजय से हम जरा ग्लोबल मार्केट का सेटअप भी समझ लेते हैं। हम तो छुट्टी पे थे, लेकिन यूएस चल रहा था। अजय, यूएस मार्केट्स या ग्लोबल सेटअप भारतीय बाजारों के हक में है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। आपने जो डिम्पी, आपने ये सुबह सुबह एक डायलॉग मारा ना कि लॉन्ग्स को लॉन्ग रहने दो, उन्हें कोई नाम न दो। मुझे वहीदा रहमान का एक बहुत पुराना गाना याद आ गया जो लता जी ने गाया था, बहुत फेमस हुआ था कि प्यार को प्यार रहने दो, इससे कोई नाम न दो। लॉन्ग तो लॉन्ग होते हैं, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग हो, चाहे वो कैश बेस्ड बाइंग से ट्रिगर्ड बाइंग हो। तो शानदार गाना मुझे याद आ गया सुबह सुबह। लेकिन बात तो सही है, और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, डेटा जो बता रहा है कि ये 17,500 600 वाला जो हर्डल है ना, तो इस बार
जिस जोश में बाइंग आ रही है, कैश बेस्ड बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, उधर एफआईएस की सेलिंग थमी है, और जो माहौल बन रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हम ये जो पॉलिसी आ रही है, या तो पॉलिसी के जाते वक्त या पॉलिसी के बाद भी इस 17,500 को इस बार क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट जो है घूम के आया है। और हमें और आपको पता है कि बाजार में बुल्स और बेयर्स हैं वही लोग, केवल हैट्स चेंज होते हैं, और इस समय बुल्स की का पलड़ा भारी है। आप देखिए ऑटो नंबर तेज आए, ऑटो ने संभाल के रखी कमान। आज सुबह बैंकिंग के जबरदस्त नंबर्स आए तो वहां पे संभाल रखी है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट में भी देखें, माहौल बहुत ज्यादा नरम हो रहा है। यूएस मैन्युफैक्चरिंग नरम आई है। इससे पहले आपको क्या नरम दिखा था? पीसीई नरम था। उससे पहले क्या नरम था आपको? लेबर मार्केट नरम था। आपको यूएस Q4 जीडीपी नरम था। तो जो उद्देश्य था ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का कि जब तक मैक्रोज नरम नहीं होंगे हम बढ़ाते जाएंगे, वो चीज हो रही है। स्लो डाउन है वो हो रहा है। और दूसरा, आप फ्राइडे के बाजार के फॉल को, यूएस मार्केट के फॉल को ज्यादा रीड मत करिए। वो क्रूड के बहुत तेजी से रैली करने की वजह से मूड खराब हुआ, और 4 दिन से चल रहा था। पहली बात देखना है अगर आपको, तो आप देखिए डॉलर इंडेक्स। डायरेक्टर साहब एक बार डॉलर इंडेक्स को लेके आइए। आप लेके आइए 10 ईयर यील्ड को यूएस की, वो नरम है। अगर क्रूड के भागने से कुछ बहुत बड़ा कैटास्ट्रफी ग्लोबल मार्केट में आ सकती होगी, कोई बहुत उथल पुथल, तो यील्ड्स भाग जाती हैं, लेकिन यील्ड्स नहीं भागी। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी 102 के नीचे आ गया है। ये ग्लोबल मार्केट रैली के लिए बहुत ज्यादा मजबूती का साइन है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि माहौल तेजी का बना हुआ है, और जितना डेटा नरम होगा उतना ज्यादा आपको नजर आएगा। इनफैक्ट आपको बताएं, अगर आप ठीक से पढ़िए तो जो क्रूड ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट अनाउंस किया है, ये मंदी का साइन है एक्चुअली। ये मंदी का साइन है कि डिमांड आगे वीक होने वाली है। यूएस मार्केट में आपके जेमी डायमंड जो बहुत बड़े बैंकर हैं, वो कह रहे हैं खत्म नहीं हुई ये कहानी। इनफैक्ट उनके कमेंट्स में पूछने वाली थी आपको कि बाजार कितना नर्वस होना चाहिए। वो तो बता रहे हैं कंजर्वेटिव माहौल हो जाएगा। नहीं, वो ये बात कह रहे हैं कि अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, और कुछ और फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट जो है वल्नरेबल हैं, कमजोरी की स्थिति में है। तो वो ये सारी बातें यही दिखा रही हैं कि मामला भी नरम हो रहा है वाकई में, और आगे नहीं तो पीछे फेड को भी अपना रुख कर्रा वाला रुख जो है वो नरम करना पड़ेगा। इसीलिए ग्लोबल मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए, तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फायदेमंद है। तो ये 4 दिन की जो गिरावट के बाद, 4 दिन की तेजी के बाद जो यूएस मार्केट थोड़े गिरे हैं, इसे आप ज्यादा रीड ना करें। एक बार 4 बड़े ट्रिगर्स लेकर आते हैं। यूएस मार्केट्स को तो हमने ब्रीफली टच बेस किया। ये आप लगातार देख रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को लिखा था एक्चुअली एक लेटर, और इस लेटर में कई सारी बातें इंपॉर्टेंट कही उन्होंने। यूएस मार्केट से अब जो इस वक्त कमजोरी के संकेत भले ही आ रहे हो, लेकिन आप SGX निफ्टी देखें तो SGX इस वक्त आपको गैप अप 120 पॉइंट दिखा रहा है। तो यूएस मार्केट्स की वीकनेस को तो इग्नोर कर रहा है SGX निफ्टी। देखना है कहां खुलेगा ये गैप, कहां वाइडेंड होता है या फिर कवर अप होता है। लेकिन जो दमदार बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो HDFC बैंक के हो, बजाज फाइनेंस के हो, इंडसइंड बैंक के हो, वो वाकई बैंक्स में क्या एक नई रैली को फ्यूल कर देंगे, इस पर आगे बात करेंगे, और ये स्पेसिफिक ट्रेड्स को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही ONGC पर, रिलायंस पर, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, उन पर आज कैसा एक्शन होना चाहिए, ये सब तेजी में थे भी, आपको याद होगा सोमवार को। और इनके लिए बड़ी तेजी न्यूज जो आई है वो विंडफॉल टैक्स का हटा दिया गया है। इसको जरूर ट्रैक करेंगे। तो ये तो स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, लेकिन इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट के तो अजय ब्रीफली तो यही बेस पॉइंट्स हैं हमारे ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, आप ये सारी चीजों को अगर आप एडअप करेंगे ना, तो फाइनेंशियल्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स बहुत सॉलिड आ रहे हैं। और वो कुछ चुनिंदा बैंकों के नरम है, लेकिन HDFC बैंक ने तो जो छक्का लगाया है, और हम वो लेके आएंगे। CFO ने मैं पहले ही बता दिया था कि पूरा फोकस ब्रांच एक्सपेंशन और पूरा फोकस डिपॉजिट कलेक्शन पे है। धमाकेदार नंबर। तो आज पूरे बैंक निफ्टी को HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक पावर करने वाले हैं। अब आप आइए ऑयल एंड गैस पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC, ऐसे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, बट रिलायंस मेनली 11% गिरा था विंडफॉल टैक्स जब आया था। अभी तो 3-4% रिबाउंड कर गया है, लेकिन वहां से आपको मदद मिलेगी बाजार में। फिर आपको मदद मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग सिर्फ IT में नहीं आ पा रही है, ऑटो ऑलरेडी तेज चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि बाजार में सपोर्ट आता जा रहा है, और FIs की बिकवाली कम हो रही है। तो ये मामले अगर आप देखें, उसके बाद नरम रुख अगर की एक्सपेक्टेशन में रियल्टी चल सकता है, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स को रखिए आप, ऑटो, रियल्टी और बैंक्स,
रिलायंस की तरफ से मदद आ सकती है। ये देखिए रियल एस्टेट इंडेक्स डेज हाई बंद हुई है, और आप जो बता रही थी ना कि भले ही अभी SGX निफ्टी 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन आप उसको एडजस्टेड अगर आप देखें तो अब 17,500 के ऊपर बनी हुई है, तो मामला बहुत बढ़िया। यील्ड सॉफ्टन हो रही है, तो पुल बैक्स पे खरीदारी का रुझान अभी भी जारी रहेगा, और एक्शन अब क्वालिटी मिड कैप्स की तरफ मूव करता नजर आता है मुझे। और राइट, क्वालिटी मिड कैप की तरफ एक्शन मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अजय, जो आप बात कर रहे हैं ना कि HDFC के CFO ने हमारे यहाँ बताया 1400 लगभग 1400 के करीब ब्रांचेस उन्होंने लास्ट ईयर खोली। ये एक इंटरेक्शन, ये इनफैक्ट हमारे पास वो क्लिप पड़ी भी है, व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि माहौल अब जो हो रहा है बैंकिंग का, विनर्स कौन होंगे जिनका डिपॉजिट रेट बहुत तेज होगा। इनफैक्ट अभी हम बैंक से बात करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट आ चुके हैं, संतोष मीना। एक बार बाजार की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बैंक्स की बात करेंगे, कहाँ ट्रेड बन रहा है मजबूत, तब हम वो व्यू चलाएंगे। लेकिन संतोष मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, अभी बताइए, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठा हूं तो क्या लेवल्स मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं मैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीक हमने मार्केट में बॉटम बनते देखा है, बुल्स में एक पॉजिटिविटी आई हुई है, मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी आगे भी जारी रहेगी। इमीडिएटली 17,500 तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ, 17,490 का मैं टारगेट लूंगा। स्टॉप लॉस आपका 17,330 का रहेगा। अभी जैसा डिम्पी ने बताया, सिस्टम में अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स है, 17,500 जैसे ही क्रॉस हुआ, ये जो शॉर्ट्स है वो एकदम शॉर्ट कवरिंग करेंगे और एक बड़ी तेजी आएगी। तो फॉर टाइमिंग 17,490 का मेरा टारगेट है। और आज तो आपने जैसा कहा कि मल्टीपल ट्रिगर से आपको रिलायंस से सपोर्ट मिलेगा, आपको बैंकों से सपोर्ट मिलेगा, तो आज बैंक निफ्टी में भी तेजी का ही व्यू है। तो बैंक निफ्टी में 41,250 का टारगेट रहेगा, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें भी 41,250 क्रॉस करता है तो फिर इसमें भी एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, और नीचे में 40,550 का स्टॉप लॉस रहेगा। व्यू बुलिश है, इमीडिएट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो वो टारगेट लेवल रहेंगे। उन लेवल के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। फॉर टाइमिंग आपको बाय ऑन डिप की अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इस रेजिस्टेंस को आज बाजार क्रॉस कर लेता है या फिर एक छोटा सा मोमेंट्री ब्रेक लेता है, लेकिन बायस जो है वो बुलिश ही बना हुआ है संतोष के व्यू से। सुमित मूलचंदानी भी हमारे पैनल पर, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं। सुमित बताएं, आप क्या खुलते ही चेस करेंगे या आप भी बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स को एक बार वॉच आउट कर रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो जैसे कि पहले भी डिम्पी ने बोला कि बायस को बायस ही रहने दो, तो बिल्कुल मूड जो है वो प्योरली बाय साइड पे है। आप अभी भी अगर मार्केट में इन केस कहीं पे भी छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो मैं बिल्कुल बाय साइड ही जाना चाहूंगा, डिप्स में भी और अपसाइड में भी। देखिए, एक अभी गैप एरिया है, आप अगर देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो निफ्टी में अगर मैं स्पॉट लेवल पे बोलूं तो 450 17,450 के ऊपर एक अच्छा खासा गैप है 17,580 तक के लेवल का, तो ये एक छोटा सा हर्डल का काम कर सकता है यहाँ पे। लेकिन मार्केट अगर 17,450 के ऊपर सस्टेन करने में हो रहा है तो बिल्कुल 17,600 का मेरा नेक्स्ट लेवल रहेगा। इसी तरह से सिर्फ लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी परफेक्ट ऑन द गैप पे ही फ्राइडे लास्ट सेशन में क्लोज हुआ था, दैट वाज अराउंड 40,800, तो 40,800 के ऊपर 41,200। लेकिन अगर हम लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 41,200 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो 41,800 तक जा सकता है। प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप देखिए, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करके वहां पे ही सस्टेन और क्लोजिंग बेसिस पे आया हुआ है। इसी तरह से HDFC, PSU में भी आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, छोटे बैंक्स हो गए, इंडियन बैंक्स हो गए, तो काफी सारे वो बुलिश एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिगीज जो है, रिलायंस हो गए, आप देखिए कहीं ना कहीं IT का भी मूवमेंट आया था, तो मुझे लग रहा है सपोर्ट मिलेगा और ऑल ओवर जो मार्केट रहेगा वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में ही काम करेगा। तो आज मार्केट के एनालिस्ट भी आपको बार बार बैंक वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एडिसन, HDFC, इसके बारे में विशेष चर्चा भी अब करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ एक बैंकिंग एनालिस्ट भी जुड़ जाएंगे। और अजय ने कल हमको मीटिंग में बताया कि जो HDFC की इंपॉर्टेंस है, आप 20% पे ना जाओ ग्रोथ पे, ये जाओ कि कितना बड़ा बैंक है, वो अगर ब्रांचेस खोल रहा है, उसके पीछे की रीजनिंग ये है कि 20% का डिपॉजिट आ रहा है, ये सिस्टम में कितना इंपैक्ट डाल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझना, खासकर उन लोगों के लिए जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। HDFC ट्विंस की वेटेज ठीक ठाक है। अब हम जरा ब्रोकिंग हाउसेस का एक व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। इसी चर्चा को हम बैंकिंग के एनालिस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। वमाक्षी मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बताएंगे। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, रिपोर्ट्स बताएं आप प्लीज।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक के साथ। रिपोर्ट आ रही है सिटी की तरफ से और उन्होंने 90 डे कैटलिस्ट वॉच, अपसाइड कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चौथे तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अनुमान से काफ़ी मजबूत हो सकता है और इसी के चलते वो एक अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट डिमांड रिटेल, एसएमई और बिजनेस बैंकिंग के लिए भी होल्ड अप होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट ब्रॉडली सारे ही सेगमेंट्स में अगर हम देखें वो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है 1100 प्रति शेयर का। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बैंक्स पर। पीएसयू बैंक्स का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पिछले एक दशक में सबसे बेस्ट रहा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टॉप 2 पीएसयू बैंक्स है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न ऑन एसेट्स 1% से अधिक के अचीव कर लिए हैं। एसेट क्वालिटी भी सुधर चुकी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि बड़े बैंक्स खरीदने चाहिए जिनके पास एक मजबूत डिपॉजिट फ्रेंचाइज है। और ओवरऑल अगर हम देखें जेपी मॉर्गन के टॉप सेक्टर पिक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस। और आखिर में हम फोकस करेंगे यूएसएल पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनके एक्सपेक्टेशंस है कि नियर टर्म परफॉर्मेंस पर थोड़ा प्रेशर नज़र आ सकता है। ग्रोथ चैलेंजेस इन्हें नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट पैन इंडिया रोल आउट में जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनका जो रोल आउट है उनका जो वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रह सकता है। प्री पॉपुलर पोर्टफोलियो है, यहाँ पर ग्रोथ ट्रेंड्स भी स्लो हो सकते हैं और इनफैक्ट उनका कहना है कि नियर टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते कंसेंसस अर्निंग्स कट्स की भी एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही हैं और इसी के चलते सिटी की ने 90 डे डाउनसाइड कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है। यूएसएल पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य दिया है 815 प्रति शेयर का। ओके, ऑल राइट, तो ठीक है। तो ये तो आप ब्रोकरेज हाउस के व्यूज हुए। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि आज हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन स्पेसिफिक क्या है, क्या उन्हें भी बैंक्स फाइनेंस पसंद आ रहे हैं। सुमित बताएं कौन से स्टॉक्स होंगे आपके रडार पर आज? 2 कॉल्स रहेंगे, दोनों बाय साइड के स्टॉक्स रहेंगे मेरे। पहला जो रहेगा वो एक डिलीवरी बेस्ड कॉल रहेगा। देखिए इरकॉन इंटरनेशनल, अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो पिछले 1 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। पिछले 3 सेशंस में स्टॉक ने करीबन 9 से 10% का गेन दिया है। तो चार्ट अभी भी मुझे यहाँ पे मजबूत लग रहा है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है। तो आफ्टर मेकिंग अ न्यू हाई ऑफ अराउंड 65 लेवल्स, स्टॉक ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग अब एक न्यू वेव में बन रहा है जो हम बोल सकते हैं 5th वेव। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बनाएगा। अपसाइड में मेरा टारगेट रहेगा 73-77। करंट मार्केट प्राइस है 58। यहाँ पे आप बाय कीजिए, डिप्स आ रही है फिर भी बाय कीजिए। 51 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दूसरा जो अच्छा लग रहा है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर देखिए एक बेस बना रहा था अराउंड 300। स्टॉक अभी 320 के करीबन ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में 335 और 343, 343 ये 2 टारगेट्स मेरे रहेंगे। बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 312। ठीक है, आज आपकी लिस्ट में एक तो इरकॉन इंटरनेशनल है, इसमें आपने कहा 5th वेव बन रही है। मैंने तो 3rd 4th तक सुना था लेकिन 5th आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है। इरकॉन पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। और दूसरा, आज टायर का नाम ना लो। अगर आज टायर का नाम लोगे तो अजय को बार बार परेशानी होगी क्योंकि आज सुबह सुबह उनको बड़ी परेशानी हुई है टायर से। अजय, आज अपोलो टायर्स में खाली बोल दिया, अपोलो टायर बोले ना। आज मैं लेट हो गया, थोड़ी देर 5 मिनट लेट हो गया था बिकॉज टायर पंचर हो गया था। फिर टायर पंचर बनाने बहुत टाइम हो गया। पंचर खुद बनाया आपका था। टायर अपोलो का था कि गुडियर का था? सीएट का था, सीएट का टायर था। तो फिर उसके बाद डिक्की से टायर निकाला, थैंकफुली वो ठीक था, तो बदला। ठीक है, सुबह सुबह जैक लगा के टाइम पे आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मेरे हाथों में जंग लग गया था कि सुमित, तो आपके आज 5 कॉल मिनट टायर चेंज करता था पहले, मुझे आज 20 मिनट लग गए। लेकिन इसलिए अपने बच्चों को, लड़कियों चाहे लड़की, ये सब लाइफ स्किल्स, छोटी छोटी चीजें जरूर सिखानी चाहिए। कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती कभी भी जरूरत पड़ सकती है। एनीवेज, संतोष आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं? 3 कॉल है, उसमें से पहला मेरा मनप्पुरम रहेगा। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है 125 के रेजिस्टेंस का और 125 पे हाईएस्ट कॉल राइटर भी है। तो मुझे लगता है वो ट्रैप होते नजर आएंगे क्योंकि ओवर द नाइट गोल्ड ने करीबन 61,000 का लेवल टेस्ट कर लिया है और जिस हिसाब से अभी डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, मुझे लगता है गोल्ड में और तेजी जारी रह सकती है। तो उसका एक इसमें रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए मनप्पुरम में। यहाँ पर आपका 134 का टारगेट रहेगा, 123 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा डिविस लैब है। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें भी एक बॉटम बनते दिख रहा है। स्टॉक एक पेनफुल पीरियड के बाद डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी बनती नजर आएगी। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 2925 का और स्टॉप लॉस रहेगा
2845 का। एक कॉल मेरी शॉर्ट साइड भी रहेगी। हमने देखा है कि कल जो जॉब डेटा आया यूएस के बाद, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में तो बहुत तेजी थी, लेकिन मेटल्स में प्रेशर था। तो मुझे लगता है शायद आज मॉर्निंग में टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टॉक अभी थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह रहेगी। आपका टारगेट रहेगा 101 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 105 रुपए 50 पैसे का। ठीक है, ये कुछ एक ट्रेड है जो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। इसमें स्टील वाले काउंटर्स भी काफ़ी हैं। आशुतोष मिश्रा इस बीच बैंकिंग एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा एक व्यू पॉइंट लेंगे कि ओवरऑल बैंक के बारे में जब सभी एनालिस्ट बात कर रहे हैं और जो नंबर्स आए हैं इसका इम्पैक्ट मार्केट पे कितना आएगा। लेकिन अजय, कल जब हम मीटिंग में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ HDFC के आए हैं, इंडसन के भी आए हैं, फेडरल के भी आए हैं, CSB ऐसे छोटे बैंक के भी आए हैं, सर्दर्न इंडिया बैंक के भी आए हैं जिसका मैनेजमेंट अभी चेंज हुआ है। ये HDFC के 20% की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए ये मार्केट पे और बैंक निफ्टी पे क्या फर्क डालेगा और ये क्यों हुआ 20%? निबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हालांकि अपडेट्स तो सबके आ रहे हैं, लेंडर्स के भी आ रहे हैं, लेकिन गेम AUM ग्रोथ या डिपॉजिट ग्रोथ, ये आपका लेंडिंग ग्रोथ का नहीं है, गेम है डिपॉजिट ग्रोथ कहां पे हो रही है। और HDFC बैंक जो एक लीडर है, उसने दिखाया कि लीडर की डिपॉजिट ग्रोथ लीडर जैसी होती है। इनफैक्ट हमने जब उनसे बात की थी, उनके CFO से, बहुत ही रेयर इंटरेक्शन, उन्होंने कितना जोर दिया था कि ब्रांच एक्सपेंशन और ब्रांच एक्सपेंशन के जरिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक बहुत अहम स्ट्रेटेजी है हमारी। इसीलिए स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, वापस 1630 पे आ गया जो उसका 52 वीक हाई है। और कल का डेटा देखिए आप, ऑलमोस्ट इन्होंने कल ये भी डेटा शेयर किया, 1500 ब्रांचेज एक साल में खोली हैं। 1500 ब्रांचेज, अगर आप छुट्टियां हटा दें तो हर रोज 3-4 ब्रांच इनकी देश में खुली है। मतलब चप्पे चप्पे में HDFC बैंक हो गया और ये मदद मिल रही है सॉलिड डिपॉजिट ग्रोथ की। आपको एक बार वो वॉइस सुनवा देते हैं, उन्होंने जो ये स्ट्रेटेजी बताई थी, डिपॉजिट ग्रोथ फोकस और ब्रांच एक्सपेंशन। फिर हम मिश्रा जी से बात करेंगे, आशुतोष से भी। आइए सुनते हैं। Call it about 60% of our branches are less than 10 years, right? Why is 10 such an important thing to think about, right? When a branch is opened, it takes, call it 2 years, 2.5 years to break even. Then it builds to a certain level in 5 years' time, right? Then between 5 and 10 years' time, it starts to bring in that multiplier effect. So it goes to 5 to 10 years, it goes to 3x of what it was in the first 5 years. So you have a 3 multiplier there. Once it gets past the 10 years, it gets to... Right. आशुतोष, HDFC बैंक के सॉलिड डिपॉजिट ग्रोथ पे आप हमें राय दें, और जो बाकी NBFCs हैं उनमें भी बहुत बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, पूनावाला का है, क्या देख रहे हैं आप? तो बिजनेस ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है बैंकिंग सिस्टम में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और सबसे पॉजिटिव पॉइंट अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ भी यदि आज HDFC बैंक के देखोगे तो वो बहुत ही अच्छा है। 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर HDFC के बेस पे ग्रो करना, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, इज वेरी वेरी गुड। एंड मेजर कंसर्न जो हम लोग का मर्जर से रिलेटेड था कि वो डिपॉजिट फ्रेंचाइज पे वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, एंड इन दिस सिचुएशन जो उन्होंने डिलीवर किया वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड स्पेशली मर्जर से रिलेटेड जो लोगों के कंसर्न है, मार्केट के कंसर्न है, वो मेजरली एड्रेस होगा इस टाइप के डिपॉजिट ग्रोथ से। ऐसे तो हम लोग हरदम कॉन्फिडेंट रहते थे कि HDFC बैंक इस टाइप का ऐसा ग्रोथ, जब सिस्टम ऐसा ग्रो कर रहा है तो वो डिलीवर कर देगा। पर डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर की मार्केट को बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिला है इस क्वार्टर में। और वो आपने जो बात किया कि वो ब्रांचेस खोल रहे हैं, जो हम लोग डिजिटल में रह के जो कितने समय, अभी भी आप देखोगे इंडिया में तो डिपॉजिट की बिजनेस मेजरली फ्लोज फ्रॉम, कि जब आप अपने आसपास ब्रांचेस देखते हो, जब आप ब्रांचेस देखते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं इसमें डिपॉजिट डाल सकता हूँ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो मैनेजमेंट ने डिस्पाइट ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग और इन सब की बातों को थोड़ी सी बगल में रख के जो ग्रो किया, वो उसका जो लाभ है, उसका जो फायदा है उनको मिल रहा है। एब्सोल्युटली आशुतोष, इनफैक्ट HDFC की आप जिस तरह की ब्रांच और डिपॉजिट ग्रोथ देख रहे हैं, तो 3 छोटे छोटे बैंक्स एक साल में जिस तरह की ग्रोथ दिखाई HDFC बैंक में, उस तरह की समेट सकते हैं। लेकिन इस वक्त दूसरे जो बैंक्स हैं, फेडरल बैंक की भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ देखी, इंडसइंड बैंक की स्ट्रॉन्ग देखी, CSB बैंक, बंधन बैंक, इस वक्त टॉप बिट्स क्या होंगी बैंकिंग में जिन पर व्यूअर्स को नजर रखनी चाहिए?
तो मेरे साइड से अभी हम लोगों ने एक्सिस बैंक को, इंडसइंड बैंक को, HDFC बैंक, ये 3 प्राइवेट सेक्टर में हमने टॉप रेट रखा। और आप NBFCs में जाओगे तो महिंद्रा फाइनेंस, पूनावाला, ये सब हमारी एक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज के लेवल पे। तो महिंद्रा फाइनेंस का बिजनेस अपडेट आप देखोगे, रिकवरी से लेके डिसबर्समेंट, एवरी नंबर्स जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो हम जो इकोनॉमिक साइकिल में हैं इस समय, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट फॉर अनदर 1 से 1.5 साल तक हमारा जो क्रेडिट साइकिल है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट जो है बहुत लोअर लेवल पे रहेगा। इसके कारण से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड विद इन बैंक एंड एनबीएफसी, बैंक को थोड़ा एज रहेगा इस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड, जहाँ पे उनका एक में कासा होने के कारण जो है उनको फुल इम्पैक्ट राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड का नहीं आता है, जबकि एनबीएफसी को फुल इम्पैक्ट आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में मुझे तो लगता है कि ये साल अगेन बैंक्स विल डिलीवर मोर देन 17 to 18% प्रॉफिट ग्रोथ इन FY24 और मिड FY25 तक ये एटलीस्ट विजिबिलिटी इज गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये सारे डाटा को एनालिसिस करके हमारे लिए बता रही थी, क्योंकि आज हमने बैंकिंग के वो डाटा को, एडवांस डिक्लाइन को अच्छे से डिस्कस करना चाहते थे और दर्शकों के सामने रखना चाहते थे, और आपने वो काम हमारे साथ बखूबी किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ जरा एक्सपर्ट्स भी हैं। अब अगर चुनाव की बात आती है तो कि इंडसन और HDFC किस में से और जल्दी पैसे बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि नंबर HDFC के ज़्यादा अच्छे हैं। एक बार सुमित आप चेक करोगे, इंडसन बैंक और HDFC दोनों ही चेक कर लो, दोनों के आज के लेवल्स और आज के स्टॉप लॉसेस। देखिए, अगर पहले मैं एक छोटा सा पोजीशन बोलना चाहूंगा। HDFC को लास्ट वीक हमने रेफर किया था एट द लेवल ऑफ 2564, जो काफी अच्छा एक रिस्पांस भी मिला, और जो पहला टारगेट था 2620 वो अचीव भी हो गया है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक फॉलोअप रहेगा। अपसाइड में एक छोटा सा गैप है, वो गैप फुलफिल होने के लिए ये ऊपर आ सकता है 2660 तक की लेवल का। तो अगर किसी को आज फ्रेश बाइंग करनी है, और परसों का आप देखेंगे तो 2 बार रिजेक्शन हुआ था एट द लेवल ऑफ 2632, तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगी आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लीजिए 2610 का। अपसाइड में मेरा पहला टारगेट रहेगा 2660 और 2690, ये 2 टारगेट 1 या 2 दिन के लिए HDFC में अचीव हो सकते हैं। इंडसइंड बैंक का भी फॉलोअप मैं लेना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक लास्ट वीक हमने सेम लेवल्स पे हमने बाइंग का दिया था 1036, उसके 2 लेवल्स थे 1072 एंड 1088, ये दोनों लेवल्स के लिए टारगेट दिया हुआ था जो अचीव होने पे है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज मैं बात करूं, मुझे अभी भी इंडसइंड बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपसाइड में और मोमेंटम रहेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है या फिर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो 1063 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 1090 और सेकंड टारगेट रहेगा 1120। ठीक है, आज ना ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक बैंक पे आधारित थी, और उसमें सबसे पहली रिपोर्ट जो वमाक्षी बता रही थी वो थी ICICI बैंक को लेकर सिटी की। वो ये कह रहे हैं कि हम मेंटेन अपना बाय रखेंगे और हमारा जो टारगेट है 1100 रुपये का है। ये रिपोर्ट आपके सामने, अभी शेयर चल रहा है 883 रुपये का, तो गैप काफ़ी है। एक इन्वेस्टर को ICICI बैंक पे संतोष अभी भी पोजीशंस ले लेनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि शॉर्ट भी हुआ, शॉर्ट कवरिंग भी हो गया, ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब साफ सुथरा शेयर है, प्लस कर लेते हैं। यस, ICICI बैंक की बात करें तो टेक्निकली बहुत ही अच्छा इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। एक किसी को रिटेल फेसिंग बैंक रखना है तो HDFC बैंक तो बेस्ट है ही, लेकिन अगर किसी को कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक रखना है तो ICICI, मुझे लगता है SBI के अलावा ICICI बैंक ऐसा है जो यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। आसानी से ये 1000-1100 के टारगेट अचीव होते नजर आएंगे आने वाले समय में, और मेरे हिसाब से अगर कोई होल्ड करता है तो उसका स्टॉप लॉस 830 का रहेगा। यहाँ से स्टॉक का आउटलुक बुलिश लग रहा है। ठीक है, ये तो बैंक्स की बात हुई। दूसरा बड़ा स्पेस जो वॉच आउट करने वाला है वो है एनर्जी स्टॉक्स। आज कितनी बड़ी रैली दिखा सकते हैं? रिलायंस, ONGC, सारे रिफाइनर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन ये जो ताज़ा खबर आई विंडफॉल टैक्स को कंप्लीटली रोल बैक करने की बात की, इस पर आज कितनी बड़ी तेजी ONGC या रिलायंस जैसे स्टॉक को, चेन्नई पेट्रोकेम, इन सब स्टॉक्स को मिल सकती है। सुमित, आज इस स्पेस पर क्या टॉप बेट होंगी? क्या रिलायंस एक नया रिलायंस में आज फिर एक तेजी दिख सकती है? इंडेक्स को भी एक इनफैक्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ले जा सकता है फिर तो रिलायंस अगर चलता है तो। इस स्पेस में कहां पर नजर है?
जी देखिए, अगर मैं ओएनजीसी या फिर रिलायंस का कंपैरिजन करूंगा तो मेरा रिलायंस पे ज्यादा रहेगा। तो रिलायंस अगर कहीं पे भी मुझे छोटा सा भी डिप मिल रहा है, मैं बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 2315 तक का लेवल मेरे लिए एक वॉच आउट रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे भी डिप मिल रहा है, बिल्कुल मैं बाइंग देखूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2300 का। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि जो फ्राइडे को एक छोटा सा गैप फिलिंग रह गया था, सॉरी मंडे के सेशन में एक छोटा सा जो गैप फिलिंग का रह गया था पहले, वहां पे वो अचीव करने का करेगा। दैट इज अराउंड 2360 लेवल। तो 2360 लेवल ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे ये 2360 क्रॉस हो रहा है तो अपसाइड में और यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है टिल 2386 लेवल। तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इंडाइसेस पे भी सेम व्यू है बाय ऑन डिप्स का, और यहाँ पे भी सेम मैं मेंटेन करूंगा। रिलायंस क्योंकि हैवी वेट है और निफ्टी को वही हेल्प करेगा, तो दोनों का व्यू कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो आप रिलायंस पर आज एक तेजी का व्यू बना रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको इस पूरे मैटर पर हमारे सीनियर कॉलीग राजेश जी का भी व्यू समझा देते हैं। विंडफॉल टैक्स हो, एनर्जी स्पेस हो, बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। आइए सुनते हैं उनका व्यू। देखिए, विंडफॉल टैक्स जो है वो पिछले साल जुलाई में लगाई गई थी कंपनियों पे, जब क्रूड के दाम अनप्रेसिडेंटेड हाई हो गए थे। तो सरकार क्रूड के दाम को और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को नियमित करने के लिए टैक्स लगाती है। और ये टैक्स तब लगाया जाता है जब कंपनियों को अनप्रेसिडेंटेड फायदा होने लगा। जब क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो रिफाइनिंग मार्जिन कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और एक्सपोर्ट करने लगे थे काफ़ी कंपनियां। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड को स्टेबलाइज करने के लिए सरकार ने ये क्रूड विंडफॉल टैक्स जुलाई में लगाया था और इसे हर 15 दिन पे रिव्यू किया जाता था। इस 15 दिन के बाद जो अभी रिव्यू हुआ है वो आज से लागू हुआ है और इसमें सिर्फ डीजल पे 50 पैसा प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। बाकी सारे तरह के विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल पे, एटीएफ पे, वो सब खत्म कर दिए गए हैं। तो आज के बाद सिर्फ डीजल के एक्सपोर्ट पे 50 पैसे प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगेगा। बाकी सारे तरह से के विंडफॉल टैक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, सरकार ने विंडफॉल टैक्स जब लगाया उसके बाद शेयर काफ़ी तेज़ी से टूटे थे, लेकिन अब विंडफॉल टैक्स हटाने की बात आ रही है। इससे पहले थोड़ा सा रिएक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज दे चुका है, लेकिन दो तरफा बेनिफिट भी है। क्रूड भी बढ़ रहा है वापस से और विंडफॉल टैक्स भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। देखते हैं आज और कितना इम्पैक्ट आता है। हालांकि रिलायंस काफ़ी स्ट्रांग मूव है। खैर, इस बीच हम अजय के पास चलते हैं। वो फिशराकी जी का इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि ओपेक को लेकर यानी कि क्रूड को लेकर बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं। आइए चलते हैं अजय के पास। अजय, Just going through the report and my eyes almost popped out that you're making a case with the recent developments which have happened in the environment that crude could even head to $100. Talk to us about what's the hypothesis you're building. Well, usually OPEC intervenes when they feel that there is something wrong. The demand is very weak, or inventories are building up, or different people may be overproducing. And none of those conditions are present. The demand is very strong. Inventories are neutral, sideways, they don't go up. And nobody is able to overproduce. So the move was a great surprise. And OPEC must have thought that they are preventing something which may be happening in the next few months. And they wanted to preempt it by cutting the production early enough. So it took us all by surprise. And $100 easily achievable, and even more than that is possible. There is also an argument on the table which says that OPEC of course, they may have been a little more ahead of time, but it is also a sign, this move production cut is actually a sign that demand is weakening ahead going forward in the next couple of months. And so they have taken a preemptive step to adjust that. What are your thoughts on demand trends? Well, we don't see it. Frankly, we see the demand quite strong. We see the demand growth this year, 2.5 million barrels per day, of which maybe 1.5 million barrels per day is COVID recovery, and 1 million barrels per day based on the strength of the market. So very bullish on the demand side. So if OPEC is seeing something, we don't see it at this stage. It is possible that they've had difficulty finding customers in Asia, particularly in China and India, as they're buying so much Russian crude. So they say, okay, we see some weakness in
maybe not in demand, but in procurement and taking some action. I'm sure they have good reasons, but as of today, we can't see why they did it. Dr. Fishraki, you know, there is a saying in global energy markets, an old saying that oil business is 1% business and 99% politics. How are you witnessing geopolitical, tension between some of the large geographies which consume a lot and produce a lot as well? For example, US has now become a net producer, net exporter of oil. How are those equations also playing a part in energy markets right now and these steps which are being taken? Actually, I don't agree with the theory of 99% politics, 1% oil. I think that is 70–80% of it is fundamentals, supply demand, and maybe 20% politics. So maybe that was true 20 years ago, but not today. US ठीक है, तो अभी आप फिशराकी जी को सुन रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि 100 तक अगर पहुंच जाए, $100 तक अगर क्रूड पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ओपेक के जो भी रिसेंटली कट हुआ है, सप्लाई कट किया है, उसको लेकर भी काफ़ी आश्चर्यचकित है, काफ़ी हैरान है। और ना केवल ओपेक ने बल्कि अब रशिया भी ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहा है कि वो भी कुछ प्रोडक्शन कट करेगा। तो यानी कि क्रूड की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगी। और आप इसी का अंदाज़ा लगा लीजिए, मात्र सिर्फ 10-12 दिनों में ही क्रूड करीब 21% भाग चुका है। और एनर्जी बास्केट भारत के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। खैर, हमारे साथ पार्थिव शाह भी जुड़ रहे हैं, वो हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट है, जिनसे हम चर्चा करेंगे आगे कई स्टॉक्स के बारे में। लेकिन वो स्टॉक्स हैं कौन कौन से, ये बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पहले आप स्टॉक्स बताएं, फिर पार्थिव से करेंगे चर्चा। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। शरद, पहले स्टॉक्स बताएं। त्रिमूर्ति जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है प्रमोटर एक्शन के थीम पे हमने स्टॉक्स पकड़े हैं और यहाँ पे देख रहे हैं GMR एयरपोर्ट्स में जो है प्रमोटर्स ने लगभग 60 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए। हाल ही में रिस्ट्रक्चरिंग भी कंप्लीट हुई है और डेट रिडक्शन के बारे में भी जो है कंपनी फोकस कर रही है। उसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल प्रमोटर्स ने जो है यहाँ पे जो है 30 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे भी देख रहे हैं लगभग 50 लाख शेयर्स की जो है सेलिंग प्रमोटर्स ने की है। अब याद रखिए, इनके जो अपडेट आई है Q4 अपडेट, वो वीकर साइड भी आया है बैंकिंग का, तो इसको ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्टॉक जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा फोकस में, वो रहेगा फर्टिलाइजर स्टॉक्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है, इंडिया पोटैश जो वन ऑफ द लार्जेस्ट अनलिस्टेड प्लेयर्स है पोटेशियम का फर्टिलाइजर स्पेस में, उन्होंने एक JV किया है एक बहुत बड़े इंपोर्टर फर्टिलाइजर से। और इस जो JV का डील हुआ है लास्ट ईयर लगभग $590 प्रति टन हुआ था और अब जो है लगभग $422 पर टन हुआ। इसका मतलब जो प्राइसेस है वो कम हो गए। इसका मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फर्टिलाइजर कंपनीज को देखने मिल सकता है। और FY23 के शानदार अपडेट्स आए हैं। फैक्ट का सबसे ज़्यादा सेल्स टर्नओवर आया है। और अगर नेशनल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उनका भी हाईएस्ट सेल्स देखने मिला है, लगभग 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, तो इसको भी अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। और तीसरा स्टॉक जो है फोकस में रहेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स। और यहाँ पे जो है बाहर की ब्रांड पापा जॉन्स की जो पिज़्ज़ा है वो वापस री एंटर कर रही है इंडिया में। और इसके अलावा जो है अगले जो 10 साल में 650 रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, 2024 से पहला रेस्टोरेंट खुल सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे स्टॉक्स जैसे कि जुबिलेंट फूड वर्क्स है जो पिज़्ज़ा स्पेस में है, देवयानी इंटरनेशनल है, पिज़्ज़ा हट का, इन पे जो है दबाव पड़ सकता है क्योंकि कंपटीशन अब ज़्यादा होने वाला है बाहर से। अब जब कंपटीशन होगा तो मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, फुटफॉल कॉस्ट बढ़ेंगे, तो उसके कारण और जो है बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और हाल ही में हमने कहा था कि लापिनोज पिज़्ज़ा जो भारत का तीसरा बड़ा सबसे बड़ा पिज़्ज़ा स्टोर आउटलेट है, उन्होंने भी लगभग 20% जो है अपना टोटल मेन्यू को काट दिया था। इसका मतलब है कि अभी कंजम्पशन ट्रेंड्स भी थोड़े वीक साइड चल रहे हैं और QSR स्टॉक्स में प्रेशर और बना रह सकता है, ये बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है। राइट शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इन स्पेसेस को इतनी डिटेल में समझाने के लिए। तो QSR स्पेस में बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एंटिसिपेटेड कंपटीशन फ्रॉम पापा जॉन्स के जो 2033 तक नए स्टोर्स खुलने हैं, जुबिलेंट फूड पर नजर रखें। फर्टिलाइजर स्टॉक के अच्छे अपडेट्स हैं, बैंक्स के अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं और कुछ FMCG पैक के मेजर्स में से भी अपडेट आए मैरिको जैसे, इन सब पर हम नजर रखेंगे। शुक्रिया शरद ये सब समझाने के लिए हमें। अब हमारे साथ इस बीच पार्थिव शाह भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। पार्थिव, आज की तो 2 बड़ी न्यूज़ है। पहली तो बैंक्स के जो अपडेट्स आ रहे हैं, शानदार अपडेट्स आ रहे हैं, बैंक्स में ट्रेड बनता है। लेकिन इस वक्त विंडफॉल टैक्स का जो पूरा सिनेरियो है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स लगाया इसीलिए गया था कि इन कंपनीज को बड़े गेन्स हो रहे थे।
अब जब फिर से क्रूड वापस से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी फिशराग की अजय भी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं $100 तो क्या उससे भी ऊपर आराम से जा सकता है। तो ये तो दोनों तरह के ट्रेड है। इस वक्त तो फेवरेबल सिचुएशन है कि विंडफॉल टैक्स भी कम हो रहा है और फिर से क्रूड ऊपर सर्च पे है, लेकिन आगे क्या फिर से बम्पी राइड हो सकती है, क्योंकि ये तो एक पीरियोडिकल रिव्यू होता है। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए यस एब्सोल्युटली, देखिए कि जो विंडफॉल टैक्स है वो लोग पीरियडिकली रिव्यू करते हैं और ऑफ लेट जिस तरह से ऑयल काफी गिरा था, आई वुड इवन यूज द वर्ड क्रैश हुआ था ऑलमोस्ट टू द ट्यून्स ऑफ $70-72, तो ये बनता था क्योंकि गवर्नमेंट में पास्ट में यही बताया था कि जब तक क्रूड $80 के नीचे रहता है तो विंडफॉल टैक्स का इतना जरूरत नहीं रहता। और रिफाइनिंग मार्जिन के स्प्रेड्स है जो GRMs हम कहते हैं वो भी काफी कॉम्प्रेस्ड हो चुके हैं, तो उस लिहाज से भी अभी ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज कोई ऐसा बम्पर प्रॉफिट बना रही है। नो डाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए आई थिंक सिनेरियो काफी इंप्रूव हुआ है until the crude rally हुआ, because I think जिस तरह से उन्होंने losses पास्ट में झेले हैं तो गवर्नमेंट definitely wanted them to earn it back। इसलिए हम देख रहे हैं कि रिटेल आउटलेट्स पे जो प्राइसेस है डिस्पाइट ऑयल गोइंग डाउन बाय ऑलमोस्ट 20%, हमने देखा कि वहां पे कोई प्राइसेस चेंज नहीं हुए थे, तो उनके अच्छे मार्केटिंग मार्जिन बन रहे थे। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक ये क्रूड के जो डायनामिक्स है इतने वोलेटाइल है, इसलिए ये स्टॉक्स में वेदर अपस्ट्रीम स्टॉक की बात करें डाउनस्ट्रीम स्टॉक की बात करें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज जैसे अगर हम ऑयल इंडिया या ONGC जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज की बात करें, उनके लिए अच्छी बात यही है कि क्रूड बढ़ता है, डॉलर स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू रुपी, लेकिन जब भी ये होता है उनके लिए अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के सिनेरियो होते हैं तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है बाय द विंडफॉल टैक्स, तो उस लिहाज से यहाँ पे इतनी रुचि नहीं रहती, प्लस ESG रिलेटेड भी इश्यूज रहते हैं, तो ये सेक्टर को खेलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आई थिंक इट्स बेटर टू प्ले बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिकॉज यहाँ पे जो उनकी स्टैंडर्ड ऑन रिफाइनरी है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और वन ऑफ द बेस्ट रन रिफाइनरी ऑफ द कंट्री। नॉट ओनली दैट, ये शेयर में अभी के जो वैल्यूएशन है वहाँ पे दूसरे जो बिजनेसेस है, स्पेशली जो रिटेल बिजनेस है और जो जियो का बिजनेस है, उसके भी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन गिने जाते हैं। और O2C का जो बिजनेस है जो अभी तक काफी वीक रहा है, तो FY24 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ और अच्छे मार्जिन से ये बिजनेस ग्रो करेगा। तो आई थिंक ये स्पेस में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस इंडस्ट्री विल बी द ओनली प्ले दैट आई वुड सजेस्ट। ओके ठीक है। तो इस वक्त यानी बिल्कुल ये पूरे स्पेस में मुश्किल तो है इसको गाउच करना, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप बेट करना चाहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें इसी हफ्ते यानी कल से MPC की बैठक शुरू हो गई थी, 3 दिन की है, थर्सडे को रिजल्ट आएगा और क्या कुछ होगा, पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी पे सबसे बड़ी मेगा कवरेज आप ET Now स्वदेश पे देखें, बड़ा पैनल होगा हमारे साथ ये एनालाइज करने के लिए, क्योंकि जो हम पोल भी कर रहे हैं लगातार उसमें ये बात हो रही है कि शायद इस बार एक और रेट हाइक बनता है, 25 BPS का रेट हाइक आ सकता है और उसके बाद शायद RPEC पहुंच लेगा। पूरा पैनल हमारे साथ एनालाइज करेगा आगे की फर्दर इन्फ्लेशन की स्थिति को, क्या कमेंट्री बाजार की आती है और साथ ही दूसरे इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स जो पॉलिसी से निकल कर आते हैं। तो दिन भर आप हमारे साथ इस बड़ी कवरेज के लिए बने रहे। ओके ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। संतोष, अभी हमें शरद बता रहे थे त्रिभूति स्टॉक्स में कि कई सारे फर्टिलाइजर कंपनीज के भी जो अच्छे अपडेट्स आए हैं, उसके चलते पूरा फर्टिलाइजर स्पेस पे भी नजर रखनी चाहिए। यहाँ से कुछ ट्रेड बनते हैं। यस, स्टॉक्स की बात करें तो स्ट्रेंथ मुझे NFL में अच्छी नजर आ रही है। ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऑपरेट कर रहा है। अभी रिसेंटली एक पुल बैक देखने को मिला था, वहां पर इसने अपने 50 देख के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां से वापस अच्छा बाउंस बैक दिखाया। मुझे लगता है इसमें जो पुराने हाई लगे थे 81 के आसपास के वो टेस्ट होते नजर आएंगे, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 71 का। ये जो आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, सुबह SGX निफ्टी को ये 67 पॉइंट डाउन है, उसके बावजूद भी 17,508 के आसपास अभी चल रहा है और आप बंद हुए 398 पे। इसका मतलब जो कल का एडजस्टमेंट है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ये पहले 135-140 पॉइंट का था, ये अब घट कर करीब करीब 100 पॉइंट का रह गया, क्योंकि इसी हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी की बैठक शुरू हो चुकी है और कल वर्डिक्ट आ जाएगा और मार्केट ये कह रहा है कि शायद 25 बिप्स बढ़ सकता है। हर्ष ने पूरा एनालिसिस किया है, एक बार हर्ष से समझ लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने एक्सपर्ट से बातचीत करने पर रखे हैं, वो पोल के तौर पे है, एक बार फटाफट से उनसे पता कर लेते हैं। हर्ष गुड मॉर्निंग, जरा बताइएगा कि पॉलिसी में क्या हो सकता है। जी हाँ, RBI की और एक MPC कंक्लूड होगी ये पर्टिकुलर हफ्ते में, और जब हम देखें तो और एक 0.25% का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है
इकोनॉमिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि आरबीआई अभी भी अपना ध्यान इन्फ्लेशन पे रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि बिलो 6% चला गया था 2 महीने के लिए, अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास। अब इन्फ्लेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे। और जब हम एग्री साइड पे भी देखें, मॉनसून के इफ़ेक्ट एग्री पे जो आएंगे, उस पे भी एक आरबीआई की नज़र रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है फूड इन्फ्लेशन को आगे जाके, तो वो कमेंट्री पे नज़र रखनी होगी। दूसरी जो चीज़ आरबीआई लार्जली फैक्टर इन करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है। अब इन्फ्लेशन, अब रेट हाइक्स, काफ़ी सारे रेट हाइक्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान की वजह से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है, और वो कितना दबाव आएगा FY24 में, उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जब लार्जली आरबीआई का करंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FY24 में, तो अब जाके क्या रिविजन्स करेंगे आरबीआई, उस पे भी एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र पर 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का कंसेंसस है। यानी कि 1/4% के हिसाब से आपकी ईएमआई और बढ़ने जा रही है। थोड़ा सा ईएमआई का बोझ और बढ़ेगा। इस वजह जब आरबीआई गवर्नर 10 बजे अपनी बात रखेंगे, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कल दिन भर भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बड़ा पैनल हमने तैयार कर लिया आपके लिए, वो पैनल की तस्वीर भी आपको दिखा देंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये पूरा क्रेडिट पॉलिसी का जो पैनल है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। खैर, हमने 3-4 चीज़ें कवर कर ली अब तक। आरबीआई, दूसरा बैंक के जो Q4 अपडेट आए हैं, और तीसरी बात है विंडफॉल टैक्स। ये 3 अहम चीज़ें हैं जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट आज पड़ता हुआ दिखेगा। टैक्स कलेक्शन भी है, बट वो थोड़ा मैक्रो इवेंट है। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं माइक्रो के अंदर आके। और खुश बोरा मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं, उनसे जरा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स और उनका व्यू पॉइंट इंडेक्स पे पता कर लेते हैं। खुश, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स का व्यू जल्दी से, और साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स भी। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल बायस जो है ये डेफिनेटली मार्केट्स में बुलिश ही है, लेकिन कपल ऑफ पॉइंट्स जैसे कि 17,400-500 के कॉल पे अच्छा खासा बेस है, 200 मूविंग एवरेज 17,500 के पास ही है, प्लस एक्सपायरी कल है। तो मेरी सलाह रहेगी कि किसी भी तरीके की अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो उसे चेज ना करें, बट बाय ऑन डिप्स फॉर श्योर बना रहेगा। बैंक निफ्टी लुक्स ऑन अ मच स्ट्रॉन्गर फुटिंग देन द निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश हूं कंपेयर टू द निफ्टी। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ओपनिंग पे होल्ड की राय, बट एज आई सेड बाय ऑन डिप्स, सपोर्ट जोन्स के पास मिले तो बिल्कुल बाय करते चलें। 17,500 का रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी, 17,300 का सपोर्ट जोन, 41,100 41,500 के जोन्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और 40,300 के आसपास अगर आपको मिले तो बिल्कुल आपके जो पे ऑफ रेशियो है ये अच्छा हो जाएगा। जहां तक स्टॉक्स की बात है, 2 स्टॉक्स हैं, फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो उन्हें राइड कर सकते हैं, बिकॉज हमने ये लास्ट 1 वीक से 15 दिन में डिस्कस किए थे। पहला स्टॉक है तेजस नेटवर्क। अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने इसमें आते हुए देखा ऑन फ्राइडे। एक कंसोलिडेशन चल रहा था स्टॉक में विद पॉजिटिव बायस, जिसका हमें ब्रेकआउट मंडे को आते हुए मिला है। तो ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से आप लें तो एक इमीडिएट टारगेट होगा 625 का, 598 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। पोजिशनली होल्ड करें तो 660 675 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। जो मेरा दूसरा पिक है, फेयरली सिमिलर, बेक्टर फूड्स। यहाँ पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम चल रहा था। फ्राइडे को इसमें बहुत शार्प अप मूव आया है। जो इसके की रेजिस्टेंस जोन्स थे 565 के आसपास, उनको ब्रेक करके उसके ऊपर ओपनिंग, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ भी आप राइड करके चलें। 600 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 555 555 ये आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। ये डॉक्टर फिरदौन फिशराकी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, और मैं पार्थिव से बात आगे लेके चलूंगा। पार्थिव 90% प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं फिशराकी साहब हवाई में बैठ के। वो बहुत क्लोजली क्रूड को वॉच करते हैं कि भाई ईयर एंड तक $100 पॉसिबल है क्रूड। अगर क्रूड जाता है $100, हालांकि हमारे यहाँ आरबीआई तो $95 की बात पकड़ के चला है, तो बाजार उसको अच्छी बात लेगा कि दुनिया भर में ग्रोथ आ रही है, चलेगा बाजार, या हमारे जैसे मार्केट के लिए दिक्कत का विषय बन सकता है? इसलिए हमें एक ध्यान रख के रखनी जरूरत है। गुड मॉर्निंग अजय। मैं आपके कैंप में हूँ जो ऐसा मानता है कि ज्यादा परसेंटेज पॉलिटिक्स का है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग दी आउटपुट। और अभी हम देख रहे हैं कि क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ही यूएस के अगेंस्ट में है, लेकिन अभी काफी संकेत मिल रहे हैं कि काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी आर रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट अ लॉट ऑफ यूएस पॉलिसीज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बरकरार रखना है, ऐसा जियोपॉलिटिकली लग रहा है। नो डाउट एक अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि डिमांड काफी
स्ट्रांग है और ये हम देख रहे हैं कि चाइना से जो ऑयल प्रोक्योरमेंट हो रहा है फ्रॉम द रशियन क्रूड दैट इज एट रिकॉर्ड हाई। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि काफी डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, तो एटलीस्ट एशियन कंट्री से तो डिमांड स्ट्रांग है। यूरोप और यूएस में भी जो उनका ट्रेडिशनल परचेजिंग रहता है तो वो बरकरार है। अभी ये जो बड़े कट्स किए, आई थिंक डेफिनेटली दैट डज नॉट बोड वेल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। और इंडिया के अंदर हम जानते हैं बिकॉज हम ये हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट करते हैं, तो ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ाएगा। तो $100 के आसपास भी अगर रहता है, डिस्पाइट ऑल द चैटर कि इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड मिलता है रशिया से और इवन मिडिल ईस्ट भी इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड देता है, लेकिन इसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो काफी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल परचेजिंग में रहती है। और अजय, प्रॉब्लम ये है कि अगर क्रूड पूरे साल ऑन एन एवरेज $95-100 रहता है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्वार्टर में 75 होता है, एक क्वार्टर में 100 होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इन्वेंट्री प्लानिंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज जिनकी सेंसिटिविटी ऑयल और ऑयल के डेरिवेटिव से जुड़ी होती है। तो ये थोड़ी अर्निंग्स की प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रॉब्लमेटिक करता है। तो ये विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी कि क्या इंपैक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है अपने पैनलिस्ट से, अपने दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि सिर्फ बैंक्स में तेजी नहीं है। अगर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई जैसे मेरी, कि एचडीएफसी बैंक ने 3 साल में 2 इंडसइंड बैंक ऐड किए हैं, ये हाल है लोन ग्रोथ का। छोटे छोटे इतने सारे इतनी ग्रोथ कर रहे हैं कि छोटे 3 बट इंडसइंड बैंक छोटा नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे, इंडसइंड बैंक जैसे 2 इंडसइंड बैंक ऐड किए लास्ट 3 साल में एचडीएफसी बैंक ने। करेक्ट, ये है ग्रोथ। और लोग सवाल उठा रहे थे 1350 पे, अब कोई नहीं पूछेगा आज, आप समझ रही हैं। एक तो डिपॉजिट ग्रोथ भी आ रही है और क्रेडिट ग्रोथ तो है ही। तो ये तो खैर हो गई, आपने काफी डिस्कस कर लिया। बट बजाज फाइनेंस, जिसको लोग क्वेश्चन करने लगे थे, क्या ग्रोथ आई है बजाज फाइनेंस की, पूना वाला फाइनेंस यानी एनबीएफसीज, डायरेक्टर साहब लेके आइए दोनों के भाव, और पूना वाला फाइनेंस का जो डेटा आया, मैनेजमेंट ने कमेंट्री बहुत सॉलिड दी है। सौमित आपसे और संतोष से, संतोष पूना वाला बताएंगे और सौमित बजाज फाइनेंस के चार्ट्स, उसके बाद हम जाएंगे पार्थिव के साथ इनका डेटा लेके आइए। डॉक्टर साहब, जो कमेंट्री दी है पूना वाला फाइनेंस ने और जो डेटा दिया है बजाज फाइनेंस, संतोष आप बताइए कैसे देखते हैं चार्ट्स पूना वाला? यस, पूना वाला की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में था। मार्केट में जब वीकनेस थी, इसने कोई मेजर डाउनसाइड में परफॉर्म नहीं किया था। अब मार्केट सपोर्टिव है तो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक इमीडिएटली इसमें 295 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया आता है, 100 दिन का मूविंग एवरेज है। बट जैसे इसने 295 क्रॉस किया, हमको लगता है वो जो पुराना मोमेंटम वो फिर से बनता दिखेगा स्टॉक में। जो फिर पहला टारगेट आएगा 320 का आएगा, 320 क्रॉस करता है तो फिर हमको नए हाई लगते दिखेंगे, जो पुराने हाई थे 340 के आसपास के। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे 280 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बजाज फाइनेंस, सुमित? देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के पिछली बार भी वहीं से ही रेजिस्ट किया था और रिजेक्शन मिला था। लेकिन अगर करंट सिनेरियो पे बात करें तो 2 दिन पहले बुलिश किकर फॉर्मेशन हुआ था, उसका फॉलोअप कल मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा वीक है। अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहें। आप देखेंगे तो 5400 के नीचे एक वीकनेस का भी साइन है, तो अगर किसी के पास होल्ड है तो 5400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर डाउन साइड में कभी भी वीकली या डेली का क्लोजिंग आ रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश हो सकता है, लेकिन अभी ये एज ऑफ नाउ एक पुलबैक का साइन है। जो अपसाइड में एक टारगेट अगर मैं छोटा सा मेंटेन करूं तो दैट इज 6000। ठीक है, बिल्कुल, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि वर्स्ट प्राइसिंग हो गया लग रहा है। और ग्रोथ स्टॉक्स 27-28% की ग्रोथ वर्स्ट केस में बजाज फाइनेंस करता है। 30 से 40% की ग्रोथ पूना वाला फाइनेंस ने ऑलरेडी गाइड की, और देखिए नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सो ग्रोथ स्टॉक्स अमूमन गिरते हुए इंटरेस्ट रेट या पॉज वाले इंटरेस्ट रेट में चलते हैं, जैसे इनकी पिटाई हुई थी बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में। लेकिन मैं इनमें से कौन से स्टॉक पे बेट करना चाहिए, एक बार पार्थिव से भी जानना चाहूंगा। पार्थिव, पूना वाला की कमेंट्री और रिजल्ट, बजाज फाइनेंस के अपडेट। डेफिनेटली बजाज फाइनेंस ने बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। एक रीजन ये है कि Q3 जनरली ट्रेडिशनली फेस्टिव सीजन होता है, तो वहां पे भी एक्सपेक्ट वेरी हाई लोन ग्रोथ, लेकिन उस टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने 5.7% की ग्रोथ देखी थी। ये क्वार्टर में 7.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, विच इज फैंटास्टिक। नॉट ओनली दैट, जो लोन डिसबर्समेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, जो पिछले 2 क्वार्टर से सिंगल डिजिट में दे रहा था, यहाँ पे अभी इन्होंने 21% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है, विच इज आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और पूरी एवरेज उन्होंने इंप्रूव कर दी पिछले 3 क्वार्टर की, और 7.6 मिलियन लोन्स भी डिसबर्स किए।
तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सरप्राइज। नो डाउट रिजल्ट सीजन के बाद हमें पता चलेगा कि लोन मिक्स कैसी रही है, कौन से सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो FY25 के लिहाज से अभी 4.3 का प्राइस टू बुक मल्टीपल चल रहा है, जो आई थिंक इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। इस तरह का अगर पॉजिटिव सरप्राइज बजाज देता है तो इट हैज द पोटेंशियल टू कोट एट 5.5 और 6 टाइम्स FY25। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि री रेटिंग की गुंजाइश डेफिनेटली है, और विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुक, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हम जानते हैं प्रूवन है। पूनावाला में भी वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ, नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि अभी उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है 38% क्वार्टर क्वार्टर कम हुई है, गोज टू शो के बहुत अग्रेसिवली डिस्बर्स किया है। एक ही स्केप्टिसिज्म मार्केट के लिए रहेगा कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी मार्केट को पता नहीं है कि लोन ग्रोथ करना तो बहुत इजी है, लेकिन कैसा अंडरराइट हुआ है और कैसे आगे जाते एनपीएस बनेंगे वो लेटर ऑन ही पता चलता है। जो बजाज फाइनेंस में प्रूवन है, पूनावाला में आगे जाते पता चलेगा, लेकिन नॉनदलेस दोनों का सुपर ग्रोथ दिखा है। खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को हमने बहुत अच्छे से कवर करके आपके सामने रखा। आपको ध्यान होगा आज से कुछ महीने पहले जब अजय एक बार फॉरेन गए थे तो वहाँ पे उन्होंने फंड वालों से बातचीत की थी, तो वहाँ से ये सबक निकल के आया था कि देखिए सरकारी बैंकों में बहुत बुलिश है। उसके बाद आपने सरकारी बैंकों में 30-30, 40-40% तक के रिटर्न भी देखने को मिले। इसलिए ये इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पे टेक्निकल, फंड का एक्शन और इनसाइट्स जो है वो आपको एक साथ मिल जाती है। सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे ना, वहीं फंस के रह जाएंगे। तो इसलिए इनसाइट्स होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमारी क्रेडिट पॉलिसी को भी आप मिस मत कीजिएगा। कल 9:45 पे कवरेज शुरू हो जाएगी, 10 बजे RBI गवर्नर बोलेंगे। ये उसका शानदार सेटअप अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल 9:45 पे यही सेटअप आपको फिर से दिखेगा। खैर मेरे साथ राहुल शाह भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम पता कर लेते हैं उनके आज के फंडामेंटल बेहतरीन फंडा पिक्स कौन सी हैं। मुनाफे का फंडा, राहुल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में, हाय गुड मॉर्निंग, आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट्स का सेटअप और काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने लोअर लेवल से हमने देखी, तो मैंने 2 स्टॉक्स चुने हैं इसके अंदर से। एक स्टॉक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल्स की। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल में बहुत बेहतरीन PSU बैंक्स के अंदर स्टेट बैंक इज वेरी वेल पॉइज्ड। जिस तरह से वैल्यूएशन पे ट्रेड, असेट क्वालिटी का रिकवरी, स्ट्रेच असेट्स, बहुत ही अच्छे रिस्ट्रक्चर असेट्स लेस देन 0.9, और जिस तरह से हमारा रिसेंट इंटरेक्शन भी हुआ MD के साथ, तो बता रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल टर्मोइल हुआ बैंकिंग में, तो इंडिया इज मच मोर रेजिलेंट और अच्छे खासे बैंक्स के अंदर प्रोविजंस वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Q3 के प्रॉफिट्स बहुत ही शानदार नतीजे आए थे। Q4 में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिजनेस अपडेट्स बैंक्स के आते हुए देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं, तो हमारा मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आउट परफॉर्म कर सकता है ये इस टाइम्स के अंदर। और रिसेंट करेक्शन जो 20% से नीचे गिरते हुए देखने को मिला है इस बाजार के, तो 1.3 टाइम बुक पे ट्रेड करता हुआ 200 रुपया सब्सिडरी का वैल्यूएशन, मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 725 के लक्ष्य के लिए लिया जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा। सेकेंड रिकमेंडेशन है फिनिक्स मिल। हमने देखा है कि कोविड के बाद कंटिन्यूसली रिटेल कंजम्पशन अच्छे खासे बढ़ते हुए देखा है, और ये बेस्ट मॉडल है फिनिक्स मिल के अंदर। हम देखें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके जिस तरह से 11 मॉल देश में लग चुके हैं, और जिस तरह से प्रोजेक्शन है कि उनके एवरी ईयर 1 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर करेंगे, और उनको जो फंड रेज के लिए और अच्छे इन्वेस्टर GIC जैसे इन्वेस्टर इसके में आते हुए देखें, तो फंड रेजिंग का भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस तरह से कंजम्पशन का बूम देखने को मिल रहा है, नाइट फ्रैंक के बीच में एक रिपोर्ट आई थी, वही बता रहा है कि 29% कैगर 23 से 29 हम रिटेल कंजम्पशन बूम में देखने को मिल सकता है इसमें। तो मेरे ख्याल से मॉल पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। और सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी जो स्ट्रेटेजी है अभी, जो नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि नीचे मॉल और फिर ऊपर ऑफिस, तो रेंटल डील उनका अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिला है विद मिक्स ऑफ दिस, जो हालांकि भी मुंबई और पुणे में स्टार्ट किए हुए हैं, तो विच विल कंटिन्यू फॉर अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से 1900 के लक्ष्य के लिए फिनिक्स मिल लेने की मेरी राय रहेगी। राहुल, आप रिसेंटली फिनिक्स मिल में शॉपिंग करने गए क्या? आपके तो ऑफिस के पास में ही एकदम। डेफिनेटली गए हैं ना अजय जी। हाँ, बाजार में माल कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको ठिकाने लगाना ही होगा ना। ये देखिए मुस्कुराहट देखिए। एक्चुअली आप, मैं सरप्राइज था आपने स्टॉक पिक किया, क्योंकि कल मैं फिनिक्स मिल में था और वहाँ पे रुइया जी खुद टहल रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने उनसे कहा, रुइया साहब, मैंने उनको रोका और मैंने कहा कि आप इतना शानदार काम कर रहे हैं फिनिक्स मिल में, और हमारे यहाँ आए दिन, जैसे आज आप थे, वैसे पिछले 10 दिन में बहुत ढेरों फंड मैनेजर्स और
पैनलिस्ट बार बार फिनिक्स मिल का नाम ले रहे हैं, स्टॉक अच्छा लग रहा है, कभी अपग्रेड आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने इस बात का हवाला दिया उनको, बड़े खुश हुए। मैंने कहा आपका अहमदाबाद वाला जो नया इनॉग्रेट हुआ है मॉल, वहाँ जाने की इच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे इंटरव्यू वहाँ पे करेंगे, ये मैंने उनसे बोला। बट आज आपने ले लिया, मतलब वाकई में फिनिक्स मिल स्टॉक पे काफ़ी रुझान बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है राहुल, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ज़रा चार्ट भी लेके आइए। ये 1300 रुपये पे कहीं ना कहीं अटक रहा है। 1900 के 1700 से 1900 की भाव की रेंज आ रही है अब, चाहे वो टेक्निकल फंडामेंटल में बात करें, अभी राहुल भी बताए गए 1300 पे इस समय अटका हुआ है। कुछ आप भी बॉम्बे के हैं, फिनिक्स मिल कौन सा प्रेफर करते हैं आप, ये अपना लोअर परेल वाला या फिनिक्स मिल कुर्ला वाला? नहीं, लोअर परेल वाला। सही है, बगली में पैलेडियम है। बिल्कुल। और भाव क्या करवाएंगे फिनिक्स का? Well, देखिए sideways consolidation है with a slight negative bias, but that is only up until mid March. उसके बाद से आप देखिए तो इसका जो एक्शन है ये हल्का सा पॉजिटिव टर्न हुआ है। यू आर राइट, 1300-1350 के जो जोन्स हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, प्लस इसके कुछ एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने मिल रहा है। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके का इसका मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप है, आई थिंक ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लें 1350 जो इसका लेवल है, इसका ये आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपके लिए 1400 का निकल के आ रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए 1290 ये जो लेवल है ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। सो अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन के बाद एक अपमूव शुरू हो रहा है। दिस शुड लास्ट एंड 1400 इज लाइक द फर्स्ट और द सेकंड ट्रेडिंग टारगेट। पोजिशनली आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर अपसाइड लेफ्ट इन दिस। आज त्रिमूर्ति शेयर्स में जब शरद हमको शेयर्स बता रहे थे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया। एक फर्टिलाइजर वाला और प्रियंका ने खैर पता ही कर लिया। एक जुबिलेंट फूडवर्क का एक सेटअप और पता कर लेते हैं। ये भी 650 नए रेस्टोरेंट अगले 10 साल में और खोलने वाला है और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा के नाम से दोबारा से ये री एंट्री करेगा। हमको लगता है सिर्फ डाउ जॉन्स ही होता है, ये पापा जॉन्स भी है। खैर एनी हाउ, सुमित एक बार जरा आप चेक करना जुबिलेंट फूडवर्क 432 का, ये ना चल रहा है ना टूट रहा है, इसका पिज़्ज़ा पक ही नहीं रहा। देखिए 415 से 420 का जो लेवल है ये एक बेस फॉर्मेशन की तरह एज ऑफ नाउ काम कर रहा है। तो आप देखें लास्ट वीक में एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का फॉर्मेशन हुआ था, उसका फॉलोअप हो रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस करेगा यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भी मैं कॉशियस रहूंगा, जब तक लेवल सस्टेन नहीं कर रहा तब तक तो बी ए सेफ प्लेयर रेदर देन एग्रेसिव। तो डाउन साइड में 418, अप साइड में 450, ये दोनों लेवल्स को मैं वॉच आउट करूंगा और एज ऑफ नाउ होल्ड पे रहूंगा। 450 460 या तो तोड़ो या तो 420 के नीचे लेके आओ, तभी इसमें कुछ रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा। अदरवाइज ये शेयर इसी तरह से अटका रह जाएगा, भले खबर आप कोई भी ले आइए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो एक्शन स्टॉक्स के अंदर है और अपने एक्शन जरूर छोड़ेंगे। पूजा ने सभी स्टॉक्स को कंपाइल कर लिया है, रिपोर्ट आपके सामने है। पूजा बताएं। गुड मॉर्निंग जी। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस आज फोकस में रह सकते हैं क्योंकि घरेलू क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया है और इस श्रेणी से पेट्रोल पर जो अतिरिक्त टैक्स लगता था और एटीएफ एक्सपोर्ट पर भी जो टैक्स लगता था वो भी इस श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आज यहाँ पर फोकस रहेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। फैक्ट को लेकर अपडेट आ रहा है कि FY23 में रिकॉर्ड बिक्री आंकड़े आए हैं करीब 6100 करोड़ के और नेशनल फर्टिलाइजर ने भी रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े दर्ज किए हैं। वित्त वर्ष 2023 में 39% की बढ़त देखने को मिली है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी नजर रखिए। यहाँ पर खबर आ रही है कि पापा जॉन्स जो कि अमेरिकन एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चेन है वो भारत में री एंट्री करने जा रहा है। अब इसके चलते इन कंपनियों के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और इनके मार्केटिंग कॉस्ट में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। प्रमोटर एक्शन भी हुए हैं काफ़ी सारी कंपनियों में। GMR एयरपोर्ट्स में प्रमोटर ने 60 लाख शेयरों की खरीदारी की है। वहीं मैक्स फाइनेंशियल में प्रमोटर्स ने बिकवाली की है 30 लाख शेयरों की और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 50 लाख शेयरों की बिकवाली देखने को मिली है। आखिर में आयन एक्सचेंज पर भी नजर रखिए। 20 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है पूजा, थैंक यू सो मच ये सारी न्यूज़ हमारे लिए कंपाइल करके लाने के लिए। कुछ और स्टॉक्स भी अब डिस्कस करते हैं कि इन पर क्या ट्रेडिंग की राय होनी चाहिए। संतोष, 200 DMA के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट बैंक्स और NBFC की बात कर ही रहे हैं। एक बार कैनफिन होम्स पर भी अपना व्यू बताएं। ये भी 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या इस पर भी एक ट्रेड स्ट्रैटेजी बनती है?
यस, इस स्टॉक की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हमको इसमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है इसको करीबन 550 से 555 के बीच में, बट मुझे लगता है वो क्रॉस हो जाएगा और जैसे ही वो क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक में मोमेंटम बनेगा जो स्टॉक को 600 रुपये तक लेके जा सकता है। अगर कोई यहाँ से एंट्री लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 535 रुपये का। कैनफिन होम्स पर एक ट्रेड बनता है। अब हमारे साथ पैनल पर राहुल शर्मा भी बने हुए हैं टेक्निकल पैनल पर अपनी राय देने के लिए। राहुल, गुड मॉर्निंग। क्विकली आपका व्यू बाजार पर, क्या खुलते ही चेस करेंगे, रिकमेंडेशन क्या है आज की? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, निफ्टी ने जो लास्ट 3 सेशन में रैली दिखाई है, आवरली चार्ट्स पर डेफिनेटली ओवरबॉट हुआ है मार्केट। और मेरे हिसाब से परसों के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 500 इंडेक्स में, सब में देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो ओपनिंग में प्रॉफिट बुक करे। मेरे हिसाब से एक डिप छोटा सा यहाँ पर निफ्टी में बनना चाहिए जहां पे 17,200 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है नीचे में, और फिर मुझे लगता है कि एक तरह से जो बाउंस बैक शुरू हुआ है कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से जो माइक्रो व्यू है बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज का है। बैंक निफ्टी में 41,000 से लेके 41,200 की रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। और निफ्टी में मुझे लगता है कि 18,400 18,450 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस प्लेस्ड है। तो दोनों इंडाइसेस में यहाँ पर लाइट रहने की राय है। इनफैक्ट इंट्राडे में अगर सिग्नल मिलेगा तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी आज देखने को मिल सकती है। राहुल, ये जो बड़े बड़े एनबीएफसीज के नंबर्स आए हैं, इनके जरा चार्ट्स आप देख के बताइए। एफएनओ में तो हमारे पास बजाज फाइनेंस ही है, लेकिन अदरवाइज पूनावाला फाइनेंस का भी दमदार प्रदर्शन रहा है। ये चार्ट्स आपके हिसाब से कहाँ, आपको बेटर ट्रेड कहाँ पे नजर आ रहा है? दोनों चले नहीं है 1.5 साल से। जी हाँ, देखिए, दोनों में कंपैरिजन करें तो बजाज फाइनेंस एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले 12 महीने में काफी सेलिंग देखी है स्टॉक ने रेगुलर लेवल्स पर, और ये अपडेट आने के बाद डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रैक्शन आज के दिन में जरूर बना रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, टेक्सचर जो है बजाज फाइनेंस का अभी भी वीक है। मेरे हिसाब से स्टॉक्स को बड़े तरीके से रिवर्सल करने के लिए समय लगेगा। हो सकता है ये वाले मूव में 6,000 तक के लेवल्स हमें पोजीशन बेसिस पे बजाज फाइनेंस में देखने को मिले, लेकिन वहां पर 50 दिन की मूविंग एवरेज है। सप्लाई मेरे हिसाब से रेगुलर बनी रहती है। ऑन अ कंपैरेटिव नोट, पूनावाला का चार्ट ज्यादा बेटर है। पूनावाला में सेटअप जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि पूनावाला में रिस्क रिवॉर्ड भी लॉन्ग्स के लिए यहाँ पर ज्यादा फेवरेबल है। मुझे लगता है कि तकरीबन 320-340 तक के टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पूनावाला में देखने को मिल सकते हैं, और प्योरली कंपैरेटिव बेसिस पर यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर दिखाई देती है दोनों एनबीएफसीज में से। तो ये तो हो गई पूनावाला का माहौल। एक आईटी स्टॉक्स के ऊपर ये व्यू बन रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो गया है, वहाँ पे पिटाई हो गई है बहुत ज़्यादा। वहाँ नैस्डैक चल रहा है, हमारे आईटी स्टॉक्स उतना चल नहीं रहे, और रिजल्ट से आगे जहाँ उम्मीदें वैसे ही बहुत कम है। क्या इनमें एक कॉन्ट्रा ट्रेड का केस बनता है? कुछ आप खेलेंगे कुछ आईटी में इस समय? बढ़िया दावों पर मिल रहे हैं, पिटे हुए हैं, चला नहीं है। क्या आप फर्स्ट बायर होंगे या मोमेंटम आने दीजिए फिर देखेंगे, अभी जल्दी नहीं? सो अजय, एज अ ट्रेडर मैं डेफिनेटली जो आपने सेकंड ऑप्शन दिया ना, हमेशा उसके साथ जाना प्रेफर करता हूं। मोमेंटम आने दीजिए, फिर हम देखेंगे। और इसमें भी बहुत ही सिलेक्टिवली जो स्टॉक्स हैं ये मूव दिखा रहे हैं। सस्टेन्ड मूव की बात करें तो बहुत सिलेक्टिवली आ रहा है। आई थिंक HCL टेक एक स्टॉक है जिस सकते हैं, स्टॉक ने बेस बनाने के बाद एक अच्छा अपमूव दिया है, और पिछले 2 दिन से जो अपमूव आया वो सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से HCL टेक है अमंग द लार्ज प्लेयर्स जिसको कंसिडर कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 1130 के टारगेट के लिए इसे बाय करें। 1165 ये जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर थोड़े छोटे नाम में देखें तो एक स्टॉक है। तो ये कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं जिसमें इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं खुश। एक बार थोड़ा आवाज़ आपकी थोड़ी कट कट के आ रही है, उसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, आराम से आपके पास आते हैं। 4 मिनट रह गए अभी मार्केट ओपन होने में। खैर, इस बीच हमारे साथ और एक्सपर्ट्स में जिनसे एक व्यू पॉइंट लेते हैं। शर्मा जी, अच्छा, हमारे साथ आज पैनल में 2 शर्मा जी हैं, एक तो राहुल शर्मा, दूसरा अजय शर्मा है। कई बार ना नाम के आगे बजाय उनका टाइटल बोलो, उनको ज़्यादा खुशी भी होती है, बड़ा मज़ा भी आता है। और शर्मा वैसे भी टाइटल बहुत सुंदर है। अजय शर्मा, राहुल शर्मा। शर्मा जी, तो आपसे ही सवाल है, आप जरा मेरे को ये बताइएगा कि एशियन पेंट्स को कितनी तकलीफ होती है अगर 85 का आ गया क्रूड, और फिराकी जी कह रहे हैं कि 100 भी हो जाएगा, एशियन पेंट्स को तकलीफ तो नहीं होगी? सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया है।
हाँ राहुल जी, हाँ आप ही है शर्मा जी, दो ही है बस पैनल में, और तो कालरा जी हैं और मूलचंदानी जी हैं। जी देखिए, एशियन पेंट्स में हमने देखा है कि जो एक रिलेशनशिप था क्रूड ऑयल और पेंट कंपनीज का, जब जब क्रूड ऑयल में हमने करेक्शन देखा था पेंट कंपनीज परफॉर्म अच्छा करती थी, ये रिलेशनशिप रिवर्स होता हुआ दिखा है पिछले 3 से 4 महीनों में। और एशियन पेंट्स ने एक कोशिश जरूर की है यहाँ पर एक बेस बनाने की 2700 के आसपास। मल्टीपल अटेम्प्ट्स स्टॉक ने किए, टेक्निकली एक यहाँ पर एक रीसिलेक्शन की कोशिश की गई है, बट मेरे हिसाब से जो वोलेटिलिटी हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है तो काफी लिमिटेड दायरा बन के रह गया एशियन पेंट्स का। प्योरली टेक्निकल की अगर बात करूं तो थोड़ा यहाँ पर प्रेशर जरूर रहेगा स्टॉक के अंदर। लगातार अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, 50 दिन 20 दिन, इनफैक्ट काफी लंबे समय से, इनफैक्ट दिसंबर से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस यहाँ पर पेन देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसका जो एक बेस एरिया है 2700 का, वो अगर ब्रेक होता है तो फ्रेश शॉर्टिंग के यहाँ पर मौके मिलेंगे, जहां पर मुझे लगता है कि इसका जो जून के लोज थे तकरीबन 2550 के आसपास के, आई थिंक वो एरिया टेस्ट होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। 27 के नीचे मेरे हिसाब से फ्रेश वीकनेस बनने की आसार है। तो एशियन पेंट्स पे ये रिकमेंडेशन है। पार्थिव, एक पॉइंट मेरे को आपसे और पता करना है, वो है बलरामपुर चीनी या फिर सभी शुगर वाले स्टॉक्स को लेकर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिमांड हाई है एथेनॉल की और शुगर की, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई कम हो रही है। भारत और इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जहाँ पे कुछ जोग्राफिकली चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसका फायदा अब प्राइजेस पे दौर में मिल रहा है। बलरामपुर चीनी या शुगर स्टॉक्स आपकी लिस्ट में है सर? शुगर सेक्टर में हमें बलरामपुर चीनी और ईआईडी पेरी पसंद है। और मोर इम्पोर्टेंटली ईआईडी पेरी की बात करूं तो नॉट ओनली द फैक्ट कि होल्डिंग कंपनी जहां पे इनके पास कोरोमंडल इंटरनेशनल का बहुत बड़ा स्टेक है, तो उनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस उसकी वैल्यूएशन बहुत कम हो जाती है, इनफैक्ट बीट्स ऑल द साइकिल। तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाया उनके स्टैंड अलोन शुगर बिजनेस में। काफी प्लांट्स भी रिलोकेट किए, वहां पे भी इथेनॉल से भी अच्छी बिक्री हो रही है, और ये लोग B2C में भी काफी अच्छा फोकस कर रहे हैं, तो शुगर की रिटेलिंग में ज्यादा मार्जिन्स रहते हैं। तो आई थिंक एक दमदार बिजनेस मॉडल बन रहा है, वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है यहाँ पे। और शुगर सेक्टर में जो सिक्लिकलिटी का प्रॉब्लम होता है तो वो आई थिंक ये मिटिगेट करने में इस तरह की कंपनी सक्षम रहती है। तो ईआईडी पेरी विल बी द प्रेफर्ड चॉइस। ऑलराइट, तो शुगर स्पेस भी अच्छा खासा चल रहा है और ईआईडी पेरी आपको पसंद आता है यहाँ पर, और बलरामपुर चीनी जैसे रेणुका शुगर जैसे स्टॉक लगातार चल रहे हैं, लेकिन पोजिशनली व्यू दे रहे हैं पार्थिव अपना। अब जब मार्केट सिर्फ 1 मिनट बाद खुलने के लिए तैयार हो रही है, जो प्री ओपन में आपको क्लियरली जिन स्टॉक्स में न्यूज है उनमें दिख रहे हैं, बजाज फाइनेंस इस वक्त प्री ओपन में आप देखें तो टॉप गेनर है ऑन द गुड बिजनेस अपडेट्स, 2% की तेजी वहां है। तो आज बैंक्स पर, फाइनेंस सेक्टर पर, ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर पैक में जहां रिकॉर्ड अपडेट्स आए हैं, इन सब पर व्यू होगा और देखना होगा कि क्या किसी तरह के और मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पर आपको ब्रॉड बेस बाइंग पिछले हफ्ते भी देखने को मिली है। कई सारे स्टॉक्स जो है 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट पैटर्न्स है, वहां क्या निकल कर आते हैं ट्रेड, क्या खुलते ही चेस करना चाहिए? फिलहाल प्री ओपन में तो आपको एक माइनर से पॉइंट्स की गैप अप दिख रही है, निफ्टी पर लगभग 20-25 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी लगभग आपको 150 पॉइंट तेजी के साथ दिखा रहा है। देखते हैं कि ये कहाँ सेटल होता है। स्टॉक्स लाइक मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स पर नजर होगी, BEL जैसे स्टॉक्स पर नजर होगी, इनमें भी एक न्यूज का ट्रिगर रहा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स गैप के साथ ही खुल जाते हैं और कहाँ पर आपको खुलने के बाद भी चेस करने का मौका मिलता है। तो फिलहाल मार्केट ओपन एंड सबसे बड़ा जो इस वक्त टॉप गेनर्स है उसमें बजाज फाइनेंस क्लियरली 2% की तेजी के साथ ही खुला, यानी सोमवार को जो लेकर गए और सोमवार को भी ये 1.5-2% चल गया था, तो यानी 2 दिन में ही लगभग 3-3.5% की तेजी आपको बजाज फाइनेंस में दिख रही है। ONGC इस वक्त तेज दिख रहा है, बजाज ट्विंस दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपको जो दूसरे गेनर्स दिख रहे हैं उसमें भारती एयरटेल वापस आता हुआ दिख रहा है बिजनेस अपडेट्स के चलते। इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में मूव है, HDFC बैंक में भी मूव है 1% की, लेकिन इंडसइंड बैंक में इस वक्त आपको तेजी दिख रही है। ठीक है, और दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको अब BPCL वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा डेंट पड़ा था और मार्केटिंग काउंटर्स पर तो ये दबाव होता है, लेकिन क्या ये टेक्निकल बाउंस बैक है, इसे भी डिस्कस करेंगे। कोल इंडिया में तेजी थी, वहां पर भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टाइटन जैसे स्टॉक में भी बिल्टअप शुरू हो गया था, और क्योंकि सोना लगातार आप देखें तो $2000 के ऊपर चला गया, सो वो एक रीजन है
कि आप सोने काउंटर, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स को भी रडार पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में तेजी बढ़ती हुई, लेकिन लगातार कहाँ है? आईटी, मेटल और एफएमसीजी पैक, यहाँ पर आपको लगा क्लियरली दबाव बनते हुए दिख रहा है। एचसीएल टेक, हिंडाल्को, एचयूएल, सिप्ला और सीमेंट काउंटर में अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स। तो मेटल, आईटी और साथ ही पेंट जो क्रूड डेरिवेटिव्स है वहां पर क्लियरली दबाव बनते हुए दिख रहा है। मिड कैप स्पेस में डिम्पी आप क्या देख रहे हैं? सुदर्शन केमिकल्स ऐसे कुछ एक शेयर्स हैं, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा चले हैं। धानी सर्विसेज करीब 5% ऊपर आ चुका है। हाउसिंग फाइनेंस में पीएनबी हाउसिंग ऊपर आज करीब 4%। एनबीएफसी को बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं, लास्ट सैटरडे संडे में भी ऑर्डर मिला इनको, 3.5% ये ऊपर आया है। एम&एम फाइनेंस ने अपना Q4 अपडेट दिया था, ये भी ऊपर है आज। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे KI इंडस्ट्रीज तो ये भी ऊपर है 2 से 2.5%। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हैं, लेकिन कमजोर में KPIT टेक रिपोर्ट आने के बाद एक बैक टू बैक सेकंड डे जिसके अंदर गिरावट है और ये 12 और 6 18% टूट चुका है 2-3 दिन के अंदर ही। इसके अलावा NMDC क्रूड के अंदर कुछ माफ कीजिए मेटल्स के अंदर कुछ खास बड़ा मूव नहीं आ रहा है। भारत फोर्ज भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, 1-2 दिन पहले अच्छा चला था। और अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो थोड़े मिक्स्ड हैं, इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है। मार्केट के पास 40 पॉइंट की बढ़त है और रेजिस्टेंस के आसपास हम खुले। मार्केट ने जो एक दिन के एडजस्टमेंट्स का गैप था उसको ज़्यादा एंजॉय किया नहीं। देखते हैं आज क्या होता है। 17,500 सामने खड़ा हुआ है। अजय, ये हमने काफ़ी अपडेट्स रिलेटेड स्टॉक्स डिस्कस किए। बंधन बैंक को लेके आई है। बंधन बैंक में उम्मीदें बहुत कम है, स्टॉक चला है नहीं, दमदार इसका अपडेट आया, स्टॉक को लेके आइए, डेज हाई की तरफ जा रहा है, 200 रुपए का भाव है। राहुल, बंधन बैंक एफएनओ स्टॉक है और बैंकिंग का लेगार्ड है, क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रहा है 41,000 के आसपास, और साथ ही में बंधन बैंक में मुझे लगता है कि 205 2010 में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आज बैंक निफ्टी में अगर वीकनेस आएगी तो शॉर्ट ट्रेड बढ़ेगा। काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं ओपनिंग टिक में। 2010 का लेवल अगर नहीं निकलता है, अगर अगले 10 मिनट में से शॉर्ट किया जा सकता है। 200 और 198 के नीचे में टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट के लिए। सन फार्मा को लेके आए साहब, 980 के भाव पे आ गया है सन फार्मा। और यहाँ तो एक तरफ बैंकिंग लेड रैली है, क्या बैंकिंग की रैली थमेगी अगर या प्रॉफिट बुकिंग आती है जैसे कि राहुल जी बता रहे हैं तो डिफेंसिव की तरफ बाजार जाएगा? सन फार्मा 970-80 पे, कुछ आप चेक करके बताएं। अजय, इतना एनकरेजिंग नहीं लग रहा है। अच्छा खासा एक जो इसमें मूव शुरू हुआ था वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है 990 के आसपास। तो मैं कहूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच करें। टेक डेवलपर्स, ये पूछा जरूरी है। मैक्रोटेक, लोधा, संतोष 930 मार दिया पिछले हफ्ते। मैक्रोटेक लेके आइए साहब, अभी भी 2% ऊपर है, 15-16 रुपए। क्या ये 1000 की तरफ जा सकता है? यस, मैक्रोटेक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर निकलते से मुझे लगता है एक मोमेंटम बनेगा जो इसको 980 से 1000 रुपए तक लेके जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो मैक्रोटेक पे व्यू रहा। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स पर नजर जरूर है अजय की, लेकिन बैंक्स जो लार्ज कैप्स हैं जो ऑलरेडी खुलते के साथ ही तेजी के साथ खुले हैं, और बजाज फाइनेंस खुला लगभग 1.2% की तेजी के साथ था, अब 3% की तेजी है। और बजाज फाइनेंस जब चलता है तो बड़ी मूव चल जाता है। बजाज ट्विंस दोनों ही अच्छे खासे चल रहे हैं। क्या यहां से भी एंट्री के पॉइंट ढूंढने चाहिए खुश बजाज फाइनेंस में या बजाज फिनसर्व में? जी बिल्कुल ढूंढने चाहिए। बजाज फाइनेंस पर्टिकुलरली मुझे याद है लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे 5700 के आसपास, तब से यही व्यू था कि बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। जो इसका 5500 का जो लेवल है इसके आसपास अच्छा खासा अप मूव है, फॉलो थ्रू भी हमें अच्छा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी आप ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए 6000 के जो लेवल्स हैं ये एज अ फर्स्ट टारगेट ऐड करेंगे। सेकंड टारगेट 6200 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑफ 5800 का लेके चले। तो अभी भी जो ये मूव शुरू हुई है यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए काफी फेवरेबल है अगर ट्रेडिंग के लिहाज से ले तो। पोजिशनली आई वोंट बी सरप्राइज कि 6500 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा दे। तो बैंक्स फाइनेंस चल रहे हैं, क्या अब तीसरा स्पेस व्हीकल फाइनेंसर्स भी हो सकता है? क्योंकि एम&एम फाइनेंस को भी आप देखें तो वहां पर 2-2.5% की तेजी
है। अगर अजय रिकॉर्ड नंबर्स, रिकॉर्ड सेल्स रही हैं ऑटोज की, तो फिर तो फाइनेंसेस भी खूब चलने चाहिए। क्या आप नेक्स्ट लेग ऑफ रैली उनमें देखनी चाहिए? देखिए बजाज फाइनेंस क्या है, ऑटो ही तो बेचता है। बिल्कुल। और आपको ये देखना पड़ेगा M&M फाइनेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह का और फार्म इक्विपमेंट एंड कमर्शियल का, अगर आपको ये चल रहा है और उसके इनके नंबर बढ़िया है तो सवाल ये उठता है, पार्थिव है हमारे साथ, श्रीराम फाइनेंस पिटा हुआ स्टॉक, उसके अंदर ही यही सब है। श्रीराम फाइनेंस चला नहीं, उसका डेटा भी नहीं आया। श्रीराम फाइनेंस आप लेंगे 1.2 टाइम बुक पे मिल रहा है, बड़ा चीप NBFC है। पार्थिव, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आई थिंक बेसिकली जो यूज्ड सीवी सेगमेंट की व्हीकल्स होती है वहां पे सबसे बड़ा नाम है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है। इवन चोलामंडलम फाइनेंस भी ये बिजनेस में है, लेकिन ये बिजनेस इतना डिफिकल्ट है कि काफी कम NBFCs या तो काफी कम बैंक्स इस पे फोड़े करती है, बिकॉज आई थिंक इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। और अभी तक का जिस तरह का श्रीराम फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दिस बिजनेस, बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल की वजह से हमेशा हम देखते हैं कि मार्केट इसको कम प्राइस टू बुक मल्टीपल पे कोट करते हैं। मार्केट ऑलवेज प्रेफर्स मोर डिवर्सिफाइड NBFC जहां पे स्प्रेड्स बढ़ने की शंका ज्यादा रहती है, तो उस लिहाज से आई थिंक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को मैं अवॉइड करूंगा। बाजार अभी थोड़ा रुका हुआ है, शायद थोड़ा और समय लेगा ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने या फिर यहीं से एक रेजिस्टेंस को फॉलो करने में, क्योंकि 450-500 वाला एरिया रेजिस्टेंस का है। टिपिकली निफ्टी वहीं से घूम रहा है, उसका 458 का आज का हाई भी है। थोड़ा विक्स जिसको हम फियर इंडेक्स कहते हैं, ये भी 1.25% ऊपर है, ये पॉइंट भी नोटिस करने वाला है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट फिर भी विक्स आपके फेवर में अगेंस्ट में आ रहा है, जो कि बुल्स हैं। ONGC 157 वाली रेंज को पार करने के अटेम्प्ट ले रहा है। विंडफॉल टैक्स घटा और साथ ही क्रूड के थोड़े दाम बढ़े हैं। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए इस पे खुश, ये एक रेंज है 155-157, पार नहीं होती थी, बार बार फिसल जाता था। इस बार थोड़ी हिम्मत दिखा रहा है, चल जाएगा तो 165 भी जाएगा। सही रास्ते पे चल रहे हैं। डायरेक्शनली तो देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उस रेंज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 159-160 के जो जोन्स हैं ये थोड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है, और मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस के पास आता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इस रेंज के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए सलाह रहेगी। 160 के ऊपर क्रॉस होता है तब आप और बड़े टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, मोमेंटम और इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट 159-160 का जो रेजिस्टेंस है इसके करीब है, तो सलाह रहेगी कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करते चलें। एक और शेयर भी है, जैसे जैसे गर्मी थोड़ी और बढ़ेगी तो आपको वरुण बेवरेजेस के प्रोडक्ट हैं वो आपको फिर से भाने लगेंगे। वरुण बेवरेजेस एक राउंड की तेजी के बाद ये शेयर ठंडा हो गया था, सारा चर्चा भी नहीं हो रही थी। क्या फिर से चलेगा सुमित? एक बार जरा आप इसको चेक करोगे, वरुण बेवरेजेस। जी बिल्कुल डिम्पी जी, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैं हर डिप्स में ऐड करना चाहूंगा। एक डिस्क्लेमर भी है, ये हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कॉल है, तो एवरी डिप्स इज अ बाय। पिछली बार भी आप देखेंगे जब इसने पिछली बार एक हाई बनाया था करीबन 1420 का, वहां से डिप आया था 1100 तक का, और आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सपोर्ट लेके परफेक्ट बाउंस हुआ। देखिए स्टॉक अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम बना सकता है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तो 1560 के लेवल्स अभी अचीव कर सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर सकते हैं 1330 का। ओके देखिए बिल्कुल इस वक्त नज़र तो बजाज फाइनेंस के बाद अब बजाज फिनसर्व पर भी जा रही है, जहां पर और तेज़ी बढ़ रही है, 3% तक की तेज़ी। ONGC को अभी डिब्बी ने डिस्कस किया, लेकिन पावर स्टॉक्स को भी एक बार डिस्कस करते हैं। चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो कोल सप्लाई से जुड़ा हुआ है कोल इंडिया हो, इनमें भी अच्छी खासी मूव बनी हुई है। तो क्या कोल इंडिया पे भी एक ट्रेड बनता है? संतोष बताएं। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया एक बेस बना के चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये 225 इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर क्योंकि 225 के आसपास थोड़ा सा अटकता है तो स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन में ही रहेगा। इन केस 225 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 235 की ओर। तो फॉर टाइमिंग थोड़ा सा वेट कीजिए 225 का लेवल क्रॉस होने का। सो गेम ये कि बाजार जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन में आ गया है, और इसलिए आपकी नजर होनी चाहिए क्वालिटी मिड कैप्स। क्वालिटी मिड कैप जो चले नहीं है, जहां पे मोमेंटम आना शुरू हुआ है, उसमें एक स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज। KEI आपको पता होगा, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, पॉलीकेव और KEI में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का राउंड चला, अब वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। KEI आज भी 50 रुपये ऊपर है। राहुल जरा KEI को जरा चार्ट पे चेक करके बताएं। डायरेक्टर साहब 3 महीने 6 महीने का भी ग्राफ दिखा, ये देखिए 1580 तक चला गया था, एक महीने में वहां से रिबाउंड करके मोमेंटम दिखा रहा है थोड़ा। राहुल KEI
जी हाँ, बिल्कुल। वन ऑफ द फाइनल सेटअप्स है केईआई इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट पिछले वीक में अच्छी डिलीवरी क्वांटिटी भी देखने मिली थी हमें बुधवार और गुरुवार को, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे सेटअप का टारगेट मेरे हिसाब से 1850 से लेकर 1900 रुपए तक के आते हैं, तो काफी अच्छा बेस है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, इसे बाय करके चला जा सकता है। हमारी इस पे बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है 1690 का, और मुझे लगता है 1850 तक की तेजी आपको इमीडिएट बेसिस में केईआई में देखने को मिल सकती है। एक्सिलरी, केबल, वायर, इनमें भी एक मूव दिख रही है। मिड कैप स्पेस में आप जो बात कर रहे हैं अजय, तो क्या यानी एक बार के लिए अगर बाजार यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता है, जो आप नीचे देख भी रहे हैं, बैंक्स भी नीचे आए हैं थोड़े से, लेकिन निफ्टी की स्ट्रेंथ बनी हुई है, बड़े सेक्टर्स चल रहे हैं, रिलायंस स्ट्रेंथ दे रहा है, तो एक बार के लिए क्या रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकता है? आपको क्या लगता है सेकंड हाफ में? पुल बैक में लेना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग में हैं, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, क्योंकि मामला जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, बाजार ग्लोबली सपोर्टिव है। आरबीआई क्या कमेंट्री देता है, वो अपसेट नहीं करेंगे एप्पल कार्ड, आपको अपडेट्स ठीक ठाक आ रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्वालिटी मिड कैप्स में बहुत फंड फ्लो की बाइंग हो रही है। देखिए अभी राहुल भी बोल रहे हैं कि ये में वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, लास्ट वीक ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। एलगी इक्विपमेंट, एलगी इक्विपमेंट को देखिए आज वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है, पिछले हफ्ते भी इसमें वो था मोमेंटम। सौमित सर, आप एलगी इक्विपमेंट चेक करेंगे? जी, एलगी का देखिए आज भी जो कैंडल बना हुआ है काफी अच्छा एक बेस पे बना हुआ है। रिसेंटली जो बाउंस बैक हुआ था वो दैट इज अराउंड 423 लेवल, और ओपन हाई का फॉर्मेशन है, बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज सस्टेन करने की कर रहा है, तो क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नियर बाय का जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 490 के लेवल्स, तो मुझे लग रहा है कि ये 490 तक आ सकता है। जैसे ही 490 क्रॉस करेगा ये अपना न्यू एक हाई की तरफ जाएगा, तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए। आज का ही लो 430 लेवल्स। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स हुए। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स इनफैक्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जितने कि प्राइवेट स्पेस या फिर एनबीएफसीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अब मेटल्स भी जब यहाँ पर लगाड है, और ऑटो, इनफैक्ट ऑटो में जिस तरह की तेजी मंडे को लीड कर रहा था ऑटो स्पेस, आज वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में अच्छी मूव है। क्या ऑटो एंसिलरी के स्पेस पे भी आपकी नजर होगी कुछ? अगर मिड कैप को फोकस करना है, ल्यूमिक्स जैसे काउंटर, जेबीएम ऑटो जैसे काउंटर्स, या फिर कोई और काउंटर? जी हाँ प्रियंका, देखिए ये एक थीम है जो कंटिन्यूअसली प्ले आउट बिल्कुल हो ही रही है, और इसमें हमारा टॉपिक है जीएनए एक्सेल व्हिच हैज बीन डूइंग फैबुलसली वेल। थोड़ा सा हल्का सा कह सकते हैं पॉज है, बट इतने अच्छे रनअप के बाद आप थोड़ा सा पॉज आते हुए देखेंगे, और वो लाजमी भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक विच हैज डन ब्रिलियंटली वेल ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज, वो है अतुल ऑटो, और आज भी हम उसमें अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। कल मंडे को हमने देखा, आई थिंक 10 से 15% का इसमें अप मूव आया था। उसके बाद भी आज आप देखिए स्टॉक ने अपने की रेजिस्टेंस जोन्स को क्रॉस किया है, उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और फॉलो थ्रू बाइंग भी अच्छी दे रहा है। तो अतुल ऑटो एक स्टॉक है जो आप एंटर कर सकते हैं, अभी भी इतने अच्छे मूव के बाद ओवर हीटिंग से दूर है। सो 410 के लिए टारगेट्स के लिए बाय करें। 375 जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो दैट इज वन स्टॉक दैट इज ऑन माय रेडार। जीएनए एक्सेल, अतुल ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप बिल्कुल अपने रेडार पे रख सकते हैं फॉर द बाय साइड। अतुल ऑटो एक्चुअली एक नए अवतार में आने की कोशिश कर रहा है। बहुत पुराने वॉचर्स पार्थिव हैं क्या जानते हैं, अतुल ऑटो अच्छा 3 व्हीलर प्ले बन गया था, उसके बाद कंपनी में कुछ इश्यूज हुए, उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया उन्हें प्रेफरेंशियल लिया, धीरे धीरे वापस आ रहा है। इसका लंबा चार्ट दिखाएंगे तो बड़े भाव से इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ, अब धीरे धीरे वापस आ रहा है, और ईवी 3 व्हीलर्स में काम अच्छा कर रहा है। पार्थिव आप हैं हमारे साथ? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ईवी 3 व्हीलर्स, वो राजस्थान, गुजरात में बहुत देखेंगे आप अतुल ऑटो का। ये स्टॉक जो है वापस आने की कोशिश कर रहा है, नो डाउट। इस पर आप नजर रखिए, एक रिस्ट्रक्चर्ड प्ले बनने की कोशिश हो रही है। संतोष, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें। वैभव ग्लोबल, ये भी एक तरह से रिस्ट्रक्चर स्टोरी ही है, बट अभी मजबूत हो गई काफी। जरा चार्ट पे चेक करके बताएंगे। यस, इस स्टॉक की बात करें तो
हमने बहुत बड़ा रनअप देखा था, उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन भी आया। अब स्टॉक कहीं ना कहीं 280 के पास एक बेस फॉर्मेशन को करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पे स्टेबल होने में कामयाब हो जाता है तो शायद हमको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई ट्रेड लेता है तो 280 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में अभी 325 इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो क्रॉस करता है तो अगला जो टारगेट रहेगा इसमें 400 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये ट्रेडिंग प्ले तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको लंबा व्यू रखना पड़ेगा और 280 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। राहुल जी, केपीआईटी को लेकर जब से रिपोर्ट आई है शेयर बैक टू बैक टूट रहा है, आज भी कमजोरी के साथ ही है। अगर देखें तो 15% की करेक्शन हो चुकी है। हमने एक चार्ट भी ड्रॉ किया था और अभी आपके स्क्रीन पे भी लेके आएंगे। एक पूरा एक फनल बन गया था, उसके बाद का ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। ये सारा का सारा ब्रेकआउट फॉल्स तो नहीं हो जाएगा, यानी कि ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और जहाँ पे रेड लाइन अभी मार्क्ड है, ये करीब 550 का वही लेवल है जहाँ पे एक रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ तक आ जाएगा शेयर। सर, आपको कितने चांसेस लग रहे हैं इसके? जी हाँ डीपीटी, देखिए आपने बहुत ही बेहतरीन चार्ट यहाँ पर बनाया। इनफैक्ट यही एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जिसपे आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और इंट्राडे में एक अच्छा बाउंस बैक देखा है। मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 745 740 की एरिया को ब्रेक नहीं करता है डिसाइसिवली, अभी भी इसका जो एक तरह से हायर हाई हायर लो का जो सेटअप है वो इंटैक्ट है। जहां तक जो रिपोर्ट की बात है, मेरे हिसाब से लास्ट 2 सेशन में जो हिसाब से वॉल्यूम्स हुए हैं, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो सेलिंग प्रेशर था स्टॉक के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया है। और अगर अगले आने वाले 1-2 सेशन में 740 का लेवल अगर नहीं ब्रीच होता है जो आज का लो है, मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक, स्मार्ट बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसा सिमिलर मूव हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी देखा था कुछ हफ्ते पहले। स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सेटअप्स है टेक्निकली भी। तो मेरे हिसाब से 740 का लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर ये इंटैक्ट रह जाता है तो मेरे हिसाब से 850 860 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस में केपीआईटी में देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको बता दें कि मार्केट ने अपना नया हाई अभी अभी टेस्ट किया है। आज का जो ओपन का प्राइस था उसको रिसेंटली पार करने के बाद ये 460 पे आ गया है, यानी कि निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। बाजार मेहनत कर रहा है कि इसने जो शॉर्ट कवरिंग करके जिस जगह पर लाके अपने आप को खड़ा किया है, इसको कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए वो धीरे धीरे करके, ताकि किसी की नज़र ना लगे, धीरे धीरे करते हुए शायद 500 के लेवल को भी पार कर जाएगा। होना गैप के साथ चाहिए था बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और है मेरी लिस्ट में, वो है ग्लेनमार्क। मेरे को रोज की आपाधापी से बचना और ग्लेनमार्क को पोजीशंस लेके रख लेनी है। मैं 6 महीने बाद इसके रेट देखूंगा और अच्छा रिटर्न पा सकता हूं। सुमित, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? ग्लेनमार्क को यहां पे ले लें और 6 महीने बाद देखें। 6 महीने से पहले देखना अपराध है। देखिए, अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। जो पिछले वीक की कैंडल थी, काफी अच्छी कैंडल बनी थी और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रिसेंटली जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था वो बहुत ही अच्छी तरह से सस्टेन हुआ और फॉलो अप हुआ। तो बिल्कुल अगर मुझे देखना है तो मैं 6 महीने का पहला टारगेट रखूंगा अराउंड 540। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जो पिछले वीक का एक रेजिस्टेंस था वहीं पे आप मेंटेन कर सकते हैं बिलो द लेवल्स ऑफ 440 लेवल्स। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 440, टारगेट 540। ओके, ठीक है, ठीक है। एक बार एलगी को देखते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अजय बता रहे हैं अब 10% हो गया। तो एलगी जैसे स्टॉक्स और इनफैक्ट अगर ब्रॉड बेस्ड बाइंग अगर आ रही है तो पावर एंसिलरी और दूसरे जो एंसिलरी काउंटर्स हैं इस स्पेस पर नजर होगी। सो ऐसे में एलगी जैसे काउंटर्स पर क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें संतोष, या फिर अभी ये तेजी और बढ़ सकती है? प्रियंका, मेरे हिसाब से स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखिए। स्टॉक बहुत ही साउंड है फंडामेंटली भी, और हम वैसे भी कैपिटल गुड्स स्पेस पे बुलिश हैं और इस स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकलने के लिए तैयार है। अभी अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड में देखें तो आज अच्छा मोमेंटम है, लेकिन आप पिछले 6 महीने से देखें तो स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। तो जैसे स्टॉक 500 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें एक फ्रेश मोमेंटम जनरेट होगा जो स्टॉक को शायद 700 750 रुपये तक आसानी तक से लेके जा सकता है। नीचे अब 420 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। अगर किसी को ऐसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेना है तो 420 उसके लिए एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों व्यू पूछे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग का ही व्यू पूछ रही थी। बिल्कुल ये पोजिशनल स्टॉक तो है, लेकिन अगर ट्रेडर्स इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेड कर सकते हैं। पिछले कुछ मिनटों में अब दूसरे बैंक्स में भी आपको बाइंग देखने को मिल रही है। कोटक बैंक भी अब हरे निशान में आया, लगभग आधे % की तेजी वहां है। और इनफैक्ट अब भारतीय एयरटेल भी आपको हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ मेटल काउंटर्स में भी आपको मूव देखने को मिली है। इस वक्त लार्सन एंड टुब्रो जो कि एक बड़ी स्ट्रेंथ कैपिटल गुड स्पेस दिखा भी रहा था, कुछ क्या बाजार को इस पर दूसरे अग्रेसिव स्पेसेस ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जस्ट लाइक बैंक्स, फाइनेंस फॉर दैट मैटर, पावर स्पेस, ऑयल, एनर्जी स्पेस?
कि इस वक्त कैपिटल गुड स्पेस में भी कहीं कहीं अच्छी बेट्स दिख रही हैं? कैपिटल गुड्स एक ऐसी थीम है जो मार्केट्स में अच्छी खासी ऑलरेडी परफॉर्म कर रही थी, बट यू आर राइट, जैसी मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें आप देखिए बहुत ही क्लियरली आपको एक मोमेंटम जो है ये बहुत तेजी से लौटता हुआ दिखा है। कोटक महिंद्रा बैंक विच हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसमें भी आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके का ये बेस बना के आप अपमूव दिखा रहा है, इसमें एक्चुअली आप 1900 साढ़े 1900 के भी लेवल्स देख सकते हैं पोजिशनली। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये भी अच्छा खासा अपमूव यहाँ से शुरू कर दे। तो बाकी जो सेक्टर्स हैं इनमें अच्छा रोटेशन आपको देखने मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप पोजीशन ले 1690 ये जो है इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। 1810 ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1850 दूसरा टारगेट रहेगा। जैसा मैंने कहा पोजिशनली होल्ड करे तो और ऊपर के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। दूसरा, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते इनफैक्ट फ्राइडे को ही परसों स्पंदना स्फूर्ति 10% ऊपर था। आज उसका भाई क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 5-6% ऊपर है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में भी ये देखिए क्रेडिट एक्सेस कितनी अच्छी बाइंग आ रही है। स्पंदना स्फूर्ति का भी आप लेके आइए चार्ट, 1 महीने का डायरेक्टर साहब, 1000 क्रेडिट एक्सेस ऑलरेडी हो चुका है। स्पंदना स्फूर्ति आपके चार्ट पे अभी आता हुआ नजर आज फ्लैट है, लेकिन 1 महीने का ग्राफ लेके आइए। और ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा संतोष से। संतोष, ज़रा ये बताइए स्पंदना और क्रेडिट एक्सेस में जान कहाँ पे नजर आ रही है? पोजिशनल खेल रहा है मुझे 1.5-2 महीने का व्यू। टेक्निकली बात करें तो क्रेडिट एक्सेस का चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। स्टॉक एक अच्छे हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद अब चलने के लिए तैयार है। नीचे इसने करीबन 900 रुपये के पास एक अच्छा बेस बना लिया है। यहाँ पर इमीडिएट जो टारगेट आ रहा है 1015 का आ रहा है। 1015 का लेवल क्रॉस करता है तो जो अगला टारगेट रहेगा वो 1120 रुपये तक का रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर नजर रखे, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। नीचे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 920 रुपये का रहेगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर भी आप नज़र रखिए, बहुत सॉलिड काम हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि इकरा ने, अभी हम लाए थे एक महीने पहले, इकरा के एनालिस्ट ने भी ये बात बताई थी कि बहुत तेज़ी से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां रिबाउंड करेंगी क्योंकि वहाँ पे कारोबार बहुत अच्छा हो रहा है। स्टॉक में भी तेज़ी दिख रही है। कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 361 ये जो नया नाम हुआ है IIFL वेल्थ का, जब से इसका नाम बदला है और करेक्टिव फेज में चला गया था, स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। बाजार अगर वापस आता है तो ये मोतीलाल ओसवाल, IIFL वेल्थ जो 361, इन पे भी नज़र रखिए। 1.5 साल के वीकनेस के बाद अगर बाजार में मोमेंटम आता है और रुझान वापस आता है तो IIFL फाइनेंस नहीं डायरेक्टर साहब, IIFL वेल्थ ना, सिक्योरिटीज भी नहीं, तो ब्रोकिंग आर्म है। या तो आप दिखाइए मोतीलाल ओसवाल का जो 600 रुपये का भाव है वो, या दिखाइए IIFL वेल्थ, उसका नाम बदल के अब 360 हो गया है, वो लेके आइए। संतोष, ये बाजार वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें आप किसी बेट करना चाहेंगे? इसकी बात करें तो मुझे एंजल वन रिलेटिवली बेटर लगता है क्योंकि वो स्टॉक में क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है 1000 रुपीज़ के साइकोलॉजिकल लेवल पर, और यहाँ पे मोमेंटम भी बना हुआ है। तो 1250-1275 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। उसके ऊपर निकलता है तो शायद 1375 रुपये तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, 1-2 स्टॉक से और पता कर लेते हैं। राहुल जी, एक शेयर जरा आप चेक कीजिएगा, कोल इंडिया। ये मैं पोजिशनली देख रहा हूँ। एक्चुअली 225 के बाद जाके शेयर में दम आएगा। अभी ये बेस बना रहा है, मैं बेस बनाने में एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि इसी के अंदर इसको पोजीशंस को प्लस कर लूँ, 225-226 की वेट ना करूँ, इतना रिस्क ले सकता हूँ क्या? जहां तक सेक्टोरल सेटअप का बात है, PSC जो सेक्टर है मेरे हिसाब से अभी भी अप ट्रेंड में है और डिप्स जो है काफी हद तक यहाँ पर बाय होते हुए दिखे हैं हमें रिसेंट पास्ट में। डेफिनेटली टेक्निकली 225 के ऊपर जो सेटअप है वो और रोबस्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन खास करके जो शेप है यहाँ पर स्टॉक का वो काफी बेहतरीन बनते आ रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट 4-5 दिन की जो रिकवरी देखने को मिली है, क्वालिटी ऑफ रिकवरी बहुत जबरदस्त है। यानी कि जब 225 से 210 करेक्ट हुआ था तो डबल नंबर ऑफ डेज लिए थे, तकरीबन 10 से 12 सेशन लग गए थे, लेकिन रिकवरी जो रही है वो काफी स्मार्ट रही है। तो मेरे हिसाब से प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट ट्रेड भी यहाँ पर लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से 235-240 तक के टारगेट्स कोल इंडिया में इस सीरीज में, अप्रैल सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो
बायस रुझान पॉजिटिव रखिए, पूरा 100% अभी मत बाय कीजिए, 50% अभी करके चल सकते हैं। 225 के ऊपर पोजीशन ऐड करने की राय रहेगी और पूरे व्यू का मेरे हिसाब से 216 का लेवल जो है ये एक अच्छे स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। तो 216 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए और 225 के ऊपर ऐड करने की राय रहेगी। अगर आज वैसे आप देख रहे हैं तो रिलायंस बाजार का आज कोई बहुत बड़ा दोस्त नहीं है। ये कहते हैं ना कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, कुछ वैसा। आज विंडफॉल टैक्स की मार्केट पे खबर आई, उससे पहले रिलायंस चल चुका था, तो इसलिए रिलायंस आज शांत है। लेकिन आज कमान संभाली हुई है बजाज फाइनेंस ने और HDFC के दोनों ट्विंस ने। इसके बाद जिसका नंबर आ रहा है वो आ रहा है टाइटन का। क्या ये शेयर अभी और चल सकता है? राहुल जी, आपका टारगेट हो गया? आपने अपने शायद ब्रोकिंग हाउसेस में दिया था टाइटन प्लस करने के लिए, आपका टारगेट हो गया अचीव के सर अभी और चलेगा? जी हाँ डिम्पी जी, लास्ट वीक आप ही के चैनल पे टाइटन बाय दिया था। इनफैक्ट आज भी हमारी रीट्रेड बाय यहाँ पर टाइटन में 2650 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है और साथ ही में काफी अच्छा सेट ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव्स में। तो 2500 का स्टॉप लॉस मैंने रेकमेंड किया था। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर थोड़ा ऊपर सरकाया जा सकता है। 2530 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी टाइटन में। और मुझे लगता है कि एक अच्छा यहाँ पर मोमेंटम मूव यहाँ पर शेप आउट होता हुआ दिख सकता है। और गोल्ड प्राइसेस भी जो कि एक तरह से नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, तो ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं मूड माहौल बन के रह सकता है टाइटन के लिए। बने रहिए। अशोक लेलैंड मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शीनू अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। लेलैंड में भी धीरे धीरे करंट आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक करेक्टिव फेज में चला गया, अब वापस इन्वेस्टर्स के रेडार पे आता चला जा रहा है। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि मार्च में हमने एक इम्प्रूवमेंट देखा आपकी सेल्स में। ये प्री बाइंग हो रही है, कोई प्राइस हाइक के पहले थी या कुछ और रीजन था? और आपको लगता है कि पहले क्वार्टर में इस तरह का मोमेंटम जारी रहेगा या थोड़ा सॉफ्ट या नरम हो सकता है? सीवी इंडस्ट्री इस वक्त काफी तेजी में है। उसका कारण ये है कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सब अभी सीवी इंडस्ट्री के फेवर में चल रहे हैं। ये सच है कि प्री बाइंग का कुछ असर हमें देखने को मिला है फरवरी और मार्च के महीने में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट Q1 की इंडस्ट्री के वॉल्यूम पे आएगा। और उसका कारण वही है कि जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का पुश हो, चाहे वो फ्रेट रेट्स हो, और चाहे वो और भी कोई भी फैक्टर्स हो, ई-कॉमर्स हो, स्कूल्स का रीओपनिंग हो, आई थिंक वो फैक्टर्स Q1 में भी हमें हेल्प करेंगे। खास तौर पे मार्च में मैं कह सकता हूं अशोक लेलैंड के बारे में कि हमारा रिटेल सेल एक्चुअली हमारा होलसेल से भी बेहतर रहा है। तो ये हमको प्रूव करता है कि प्री बाइंग का जो इफेक्ट आया है वो काफी बेहतर है। लेकिन साथ ही पाइपलाइन जो हमारी डीलर स्टॉक की या सेल्स यार्ड की पाइपलाइन है, उसमें भी काफी जगह बनाई है हमने मार्च में। तो मुझे नहीं लगता कि Q1 की इंडस्ट्री पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बात का आएगा। राइट। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि आपके जो मार्जिन प्रोफाइल थी कंपनी करीब 12% के आसपास थी प्री कोविड लेवल पे, और अभी आप देख रहे हैं कि जो रिकवरी आ रही है, जो आपने बताई भी कि इंडस्ट्री में तेजी है, ये ग्रोथ अगर आती है आगे आने वाले सालों में, तो आप इस मार्जिन लेवल्स को अचीव कर ले कुछ क्वार्टर्स में दिख सकता है, ये मुमकिन है? जहां तक मार्जिन का सवाल है, अशोक लेलैंड का बहुत बड़ा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पे। आप सही कह रहे हैं कि हमारे पीक EBITDA लेवल्स लगभग 12% के आसपास थे, और ये साल जब हमने शुरू किया तो हमने लगभग 4-4.5% से शुरू किया। Q3 में हमने 8% के ऊपर EBITDA मार्जिन बनाया, और Q4 में अंदर भी हम EBITDA मार्जिन को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि अगले साल 1.5 साल के बीच में हम लोग कोशिश करें कि हम अपने वापस पीक EBITDA मार्जिन पर जा सकें, और अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री को मेरे हिसाब से टारगेट करना चाहिए लगभग 14 से 15% EBITDA मार्जिन, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, 2-3 साल लगेंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अशोक लेलैंड का या इंडस्ट्री का ऐसा होना चाहिए। और इसका कारण ये भी है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आने वाला है, इसलिए हम लोगों को इंडस्ट्री को
इस आने वाले बदलाव में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, चाहे वो ऑल्टरनेट फ्यूल्स हो या नए रेगुलेशंस हो या नए नॉर्म्स हो या इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो। इंडिया की सीवी इंडस्ट्री को आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी और इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री अपना एबिटा मार्जिन्स, अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करे। अग्रवाल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जब हमको समय दे रहे हैं, और जब से आपकी अपॉइंटमेंट हुई आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर, आपकी ही लीडरशिप के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है अशोक लीलैंड को लेकर? कि मैं कहना चाहता हूं कि अशोक लीलैंड एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है, इस वक्त बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। ये जो अभी जो साल खत्म हुआ है इसमें हमने अपने वॉल्यूम्स में बहुत अच्छा ग्रो किया है। हमारा ओवरऑल एलसीवी एमएचसीवी मिलाकर हमने 50% से ज्यादा ग्रोथ अपने वॉल्यूम में की है, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से भी काफी ज्यादा है। खास तौर पे एमएचसीवी में हमने अपना मार्केट शेयर 5% से ज्यादा से बढ़ाया है और अभी हमारा एमएचसीवी मार्केट शेयर 30% से ऊपर है। बहुत अच्छी कुछ चीजें अशोक लीलैंड के फेवर में चल रही हैं और मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि इस मोमेंटम को हम कंटिन्यू कर पाए। अभी हमारा मार्केट शेयर एस्पिरेशन अभी भी दूर है और अगले 1 साल या 2 सालों में हम चाहते हैं कि हम उस एस्पिरेशन के और नजदीक पहुंचे। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सीवी इंडस्ट्री अपने प्रॉफिटेबिलिटी के पीक से बहुत कम चल रही है और पूरा इंडस्ट्री के लिए, अशोक लीलैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने एबिटा मार्जिन पर अपना फोकस जारी रखें। इसका मतलब है। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। कमर्शियल सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है अशोक लीलैंड और धीरे धीरे जैसे मैनेजमेंट अपना व्यू पॉइंट कर रही है कि वो 12% वाले मार्जिन पे आ जाएंगे और प्लानिंग भी अपनी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, आज आपने हमको समय दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। एक शेयर बहुत पिटा था, आपको ध्यान होगा 2-4 महीने पहले, उसका नाम था डिक्सन टेक्नोलॉजी। एकाएक वापस धीरे धीरे करके ऊपर आने लगा है। डिक्सन के दिन ठीक होने जा रहे हैं या अभी भी खराब ही रहेंगे, ये बताएंगे हमको संतोष जी। संतोष जी, डिक्सन की ऐसी पिटाई हुई कि डिक्सन के शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान हुआ, अभी वो करें क्या? जिनके ऊपर की पोजीशंस खड़ी हुई हैं, अभी एवरेज करें या फिर छोड़ दें? शेयर स्वतः अपने आप ही ऊपर आ जाएगा? यस, इस स्टॉक की बात करें तो एक पेनफुल पीरियड के बाद एक बॉटम आउट फॉर्मेशन में है। स्टॉक अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मुझे लगता है यहाँ पर अभी अपसाइड बची हुई है। ऊपर में हमको शायद 3200 से 3250 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो एरिया ऐसा है जहाँ पर फिर से शायद सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। तो फॉर टाइमिंग अभी मेरा बुलिश व्यू है फॉर द टारगेट ऑफ 3200 टू 3250, वहाँ जाके एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। राहुल जी, एक शेयर आपसे मेरे को और पता करना है, और शेयर का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। मैं अगले 2-4 महीने के लिए इसको रखना चाहता हूँ शेयर को। ये शेयर चला नहीं, निराश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके ठीक है, राहुल से बात नहीं हो पाएगी। खुश, आप जरा इस शेयर को चेक करेंगे। एक्साइड में करंट लौट आएगा सर इसकी बैटरी में। ये शेयर निराश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये पैसे लेगा कम और देगा ज़्यादा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड इस लिहाज से ठीक है कि इसका जो रेंज है बिल्कुल उसके बीचों बीच फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 173 ऑन द डाउन साइड एंड 180-189 ऑन द अपसाइड, बिल्कुल उसके बीच ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, तो उस हिसाब से अगर आप लेना चाहें तो, बट मेरे हिसाब से मोमेंटम जो है ये 189-190 का जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा फिर आएगा। सो ट्रेडिंग के लिहाज से एंटर कर सकते हैं। स्लो मूविंग काउंटर है, रेंज बाउंड है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े। 176 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो है 184, दूसरा टारगेट 188, 189, 190 के जो जोन है यहां तक का बनेगा। ठीक है सुमित, आप मेरे को ये बताएंगे आप अदानी एंटरप्राइजेस क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर उसका रीजन भी बता दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर आप ये कहेंगे मैं नहीं खरीदूंगा तो हम भी नहीं खरीदेंगे, अगर आप कहेंगे मैं खरीद रहा हूं तो हम भी खरीद लेंगे। बताइए, अब आपके फैसले के ऊपर है सर देश की नजर। देखिए सर, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो सेफ है, तो यहाँ पे अभी भी वॉलेटिलिटी है, तो मैं अभी भी ये ग्रुप से थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा। देखिए जो स्टॉक दूसरे अदर देन अदानी एंटरप्राइज से वो अभी लोअर सर्किट पे भी काम कर रहे थे, जैसे ही एक पुल बैक आया तो मैं अभी भी ये ग्रुप में एंटर नहीं होना चाहूंगा।
ठीक है, इस बीच HDFC और HDFC बैंक यानी दोनों स्टॉक्स ने आपको मौका दिया। खुलने के बाद भी HDFC बैंक 0.5% या 0.1% की बढ़त के साथ खुला था, लेकिन अब पिछले 15 मिनट में आप तेजी देखें तो HDFC बैंक में बढ़कर लगभग 2.5%, यहाँ तो पूरा मौका मिला है। HDFC भी अब लगभग 2.5% की तेजी के साथ है। L&T को भी हम डिस्कस करते हैं, कैपिटल गुड स्पेस जिस पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पर तो व्यू हमेशा फिलहाल के लिए पॉजिटिव बनाना चाहिए। अब वो 1% तेजी के साथ बढ़ते हुए दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स जो पहले लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स, ग्रासिम में शॉर्ट कवरिंग है और IT में भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग निकल कर आई है। क्या कुछ सीमेंट में अल्ट्राटेक, ग्रासिम इनकी भी मजबूती बनी हुई है, नंबर्स का भी इंतजार है और एक व्यू है कि Q3 तक इन पर प्रेशर था, Q4 में शायद इनके नंबर्स बेटर होंगे। इनफैक्ट इन तो रिकॉर्ड सेल्स भी रही है, टर्नओवर भी रिकॉर्ड रही है। क्या सीमेंट पैक पे भी आपकी नजर इस वक्त होगी? कोई ऐड कर सकते हैं पोजीशन? बिल्कुल, और इनफैक्ट जो आपने नाम सजेस्ट किया अल्ट्राटेक का, ये दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द रेडार। स्टॉक में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड जो है बिल्कुल चल रहा है। आज अगर हम देखें तो फ्राइडे को जो इसने हाई बनाया था विच इज अबाउट 7740 के आसपास का, उससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हल्का सा पॉज है, हल्का सा साइडवेज मूवमेंट है ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस। जो ट्रेंड है वो तो काफी इंटैक्ट है अभी भी। तो ये जो डिप है इसमें आप बाय करके चलें। सो यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो 7590 ये जो लेवल है ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। पहला टारगेट आपके लिए 7720 का होगा, दूसरा टारगेट जो है 7770 का होगा। सो अच्छा खासा अप ट्रेंड है, मोमेंटम है। एंड सीमेंट में भी देयर आर पॉकेट्स व्हिच आर डूइंग वेरी वेल। अल्ट्राटेक इज वन ऑफ देम। सो डेफिनेटली ये आपके रेडार पे होना चाहिए ऑन द बाय साइड। कुछ और मिड कैप के स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फट लौटते हैं, कहीं ना जाएगा। Presented by Canara Bank. Together we can. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank. Together we can. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच मार्केट को अगर आप रेंज में देख पा रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह है क्योंकि रेजिस्टेंस के एरिया के अंदर ही हमने आज ओपन किया है और उसी के अंदर भी मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप निफ्टी को चेक करेंगे तो 82 पॉइंट बढ़ने के बाद 480 है, 500 एक बार पार हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। 100 का आंकड़ा माफ कीजिए वो लगा दिया है बैंक निफ्टी ने और ये 40,913 पे आसपास चल रहा है। तो अब 100 पॉइंट अब बैंक निफ्टी के अंदर आज जुड़ते हुए और देख पा रहे हैं। अलग अलग स्टॉक्स पे थोड़ा और ध्यान रखिएगा। एक दो शेयर मेरे लिस्ट में और भी हैं जहाँ पे मेरे को जरा पता करना है कि इसमें क्या पोजीशंस बनाई जाए कि नहीं। उसमें है इन्फोसिस। जैसे सुबह भी आज एक IT स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, इन्फोसिस ने उतना डैमेज नहीं किया क्योंकि इसका प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड है अभी भी। एक बार संतोष आप चेक करेंगे, मैं इन्फोसिस को थोड़ा हेज कर रहा हूँ बैंक के अगेंस्ट। मेरे को थोड़ा थोड़ा बैंकिंग के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है और मैं हेज करना चाहता हूँ IT के साथ। तो मैं ठीक कर रहा हूँ या फिर छोड़ दूँ इसको? इन्फोसिस को देखें तो रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल बेसिस पे काफी फेवरेबल है, बट एज ए ट्रेडर के लिए मेरे हिसाब से इसको 1425 के ऊपर टिकना चाहिए। 1425 के ऊपर टिकता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, फिर हमको ऊपर में 1450 1470 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट एज ए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अगर आपका पोजिशनल व्यू है 8 से 15 दिन का तो मेरे हिसाब से ट्रेड बहुत अच्छा है। नीचे आपका स्टॉप लॉस फिक्स है 1370 का। एक और शेयर है डी मार्ट। अगर आप नेक्स्ट 50 के अंदर चेक करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज एक्चुअली में उसी की आ रही है और आज वो नेक्स्ट निफ्टी 50 इसको हम कहते हैं, उसके अंदर करीब 15 पॉइंट ये शेयर दे रहा है। ये डी मार्ट थोड़ा पोजिशनल प्ले भी है, ये और चल सकता है क्या? एक बार कुछ आप चेक करेंगे डी मार्ट को? बिल्कुल चल सकता है। एक लंबे स्लंप के बाद आ रहा है और एक अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन के बाद एक अप ट्रेंड इसमें शुरू हुआ है। मोमेंटम जो है ये भी लौटता हुआ दिख रहा है। 3800 3850 के जो जोन्स हैं यहाँ पे हल्का सा गैप रेजिस्टेंस है, बट मेरे हिसाब से ये टेकआउट हो जाना चाहिए। एंड आपने सही कहा, पोजिशनल बेट अगर आप लें तो आपके लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। और मुझे ध्यान है पिछले हफ्ते ये स्टॉक अजय भी डिस्कस कर रहे थे। सो कपल ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग दैट आल्सो प्लेइंग ऑन द इन द फेवर ऑफ दिस स्टॉक। मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री भी इनिशिएट कर सकते हैं। पोजिशनल बेट है 3500 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चलें।
पहला टारगेट 3800 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है 4000 का, जिसके करीब इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छे स्लंप और अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है, एक नए मूव की शुरुआत है। ये अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकता है आपको यहाँ से। मिड कैप स्पेस में अभी जो हम दूसरे कुछ काउंटर्स डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ मूव आई है, अगर सीमेंट में लार्ज कैप्स में ग्रासिम और अल्ट्राटेक में आई है, तो मिड कैप में आपको रामको जैसे स्टॉक्स में भी दिख रही है। और इनफैक्ट होटल काउंटर्स पर भी लास्ट वीक अच्छा व्यू एक दिख रहा था, लेकिन इंडियन होटल जैसे काउंटर्स में एक स्लगिशनेस थी। क्या संतोष, आप, मुझे याद है आपने लास्ट वीक होटल काउंटर्स पर नजर रखने के लिए बात कही थी, इंडियन होटल्स, और अब Q4 के नंबर्स को एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए, कहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं, कहाँ एंटिसिपेशन बढ़ती हुई दिख रही है, इंडियन होटल्स या फिर कुछ दूसरे स्टॉक्स, कौन से अच्छे दिख रहे हैं चार्ट पर? यस, मेरा इंडियन होटल प्रिफर्ड बेट रहेगा ही सही, और मुझे लगता है इस ओवरऑल सीरीज के हिसाब से देख रहे हैं तो एक वन ऑफ द प्रिफर्ड बेट रहेगा। स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि किसी भी दिन ये मोमेंटम पकड़ सकता है, और अगर ये मोमेंटम पकड़ता है तो हमको शायद 345-350 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो इंडियन होटल पे तो नजर रखना चाहिए। नीचे आपका सपोर्ट 315 का रहेगा। इसके अलावा मिड कैप होटल में जाना, छोटी होटल में जाएंगे तो लेमन ट्री मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। स्टॉक एक बहुत अच्छा बेस बना चुका है, वो भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 82 इमीडिएट टारगेट है, 82 के ऊपर सस्टेन करता है तो शायद हमको 88-90 रुपीज तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। और लेमन ट्री होटल्स, ये दो स्टॉक्स रहेंगे संतोष के रडार पर। लेकिन इस वक्त आप सुबह अभी जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि क्या कॉन्ट्रा ट्रेड आईटी में बनता है, तो जिनके लिए बना होगा, जिन्होंने लिया होगा इस वक्त टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, उनमें अभी माइनर गेन्स तो मिले हैं, लेकिन क्या ये गेन्स बढ़ सकते हैं कुछ? अगर ऑलरेडी तेजी बैंक्स फाइनेंस में आ सकती है, ये ऑफ कोर्स ये मैटर है कि और भी तेजी आ सकती है इन सब में, लेकिन अगर कॉन्ट्राबेट जिन लोगों ने आईटी स्टॉक्स में ली होगी उनके लिए क्या, हाँ अब थोड़ा सा रिवॉर्डिंग लग रहा है? आप कह रहे थे मोमेंटम देखकर आप इसमें एंटर करेंगे। सो प्रियंका, नॉट सो मच। देखिए, इसमें बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो या तो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं और हल्का सा हमें उसमें रेड कैप बाउंस जैसा आता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो साइडवेज चल रहे हैं और मार्केट के साथ इनमें हमें बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि नैस्डैक में जिस तरीके के अपमूव हम पोजिशनल बेसिस पे देख रहे हैं, उसके चलते थोड़ा सा इनमें बाउंस मिले, बट फिलहाल इसमें से कोई भी ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग हो। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का इसमें मेरा व्यू रहेगा। एटलीस्ट जो ये बड़े नाम है, जैसे आपने बताया टेक महिंद्रा, इन्फोसिस हो गए, सो इनमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। अगर प्रॉफिट है तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं या प्रॉफिट बुक करते चले। सो बाकी जो सेक्टर्स हैं इनमें जो मोमेंटम अच्छा खासा लौटता हुआ नजर आए, मेरे सब ट्रेडिंग के लिहाज से उनमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते चले। दैट विल बी माय सजेशन। ठीक है, आधे पौने घंटे के अंदर कुछ मिड कैप के स्टॉक्स पे नाम आने लगे हैं। पहले तो HDFC और बजाज फाइनेंस ने संभाला, लेकिन जैसे अब नैम इंडिया का नाम आ गया सामने, IEX का नाम वापस आया है, इसमें कुछ पोजीशंस आपको पॉजिटिव बनती हुई दिख रही हैं। एक बार दिखा दीजिए ना नैम इंडिया और साथ ही IEX। अबोर्ड इंडिया भी आप एक बार दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ABBOT, अबोर्ड इंडिया के नाम से आपको एक शेयर मिलेगा, वहाँ पे भी कुछ पोजीशंस बन रही हैं। IGL के अंदर पोजीशंस अच्छी बन रही हैं। GMR इंफ्रा के अंदर शुरुआत में अब थोड़ा पॉजिटिव डाटा बना है, एक दो शेयर पकड़ लेते हैं इसमें से। GMR ये शेयर काफ़ी अच्छा चला है। अबॉर्ड इंडिया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये बाद में चलने वाले स्टॉक्स हैं। पहले HDFC और बजाज चले, उसके बाद वे शेयर चल रहे हैं। एक तो हम इसमें अबॉर्ड इंडिया को पकड़ते हैं और दूसरा रखते हैं GMR इंफ्रा। सर संतोष जी, एक बार पहले तो अबॉर्ड इंडिया को चेक करना और दूसरा GMR इंफ्रा थोड़ा लेके रखना है, या फिर जिनके पास है उन्हीं के पास ही सौदा होना चाहिए, फ्रेश वालों को आना नहीं चाहिए? मेरा दोनों ही स्टॉक पे बुलिश व्यू है। अबॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया 22,450 के लेवल का। मुझे लगता है जो टारगेट आ रहा है 24,000 रुपये तक के इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेश एडिशन भी किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,200 का। GMR इंफ्रा पे भी बुलिश व्यू है, स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, बट ब्रेकआउट आने का अभी टाइम है। बट मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में हमको ये ब्रेकआउट आते दिखेगा। 45 का जो लेवल है, अगर ये 45 का लेवल क्रॉस होने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें 51-55 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। नीचे डिप पे अगर मिलता है किसी को, अगर 41 रुपीज के आसपास, तो बहुत अच्छा एंट्री लेवल रहेगा। नीचे स्टॉप लॉस जो बनता है 39.5 का बनता है। सिर्फ अच्छे शेयर्स की बात नहीं है, बुरे शेयर्स में आपको बताता हूँ जहाँ पे पोजीशंस थोड़ी खराब हो रही है। नाल्को, एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। नाल्को के अंदर डाटा कोई बहुत अच्छा नहीं बन रहा मार्केट खोलने के बाद। सेल यानी कि मेटल्स वाले शेयर्स जो हैं थोड़े खराब दिख रहे हैं। भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, एक बार रेन इंडस्ट्रीज भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं।
ये बाजार के जस्ट उलट चल रहे हैं। आप इनके चार्ट्स भी चेक करेंगे, निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पे आ गया था, लेकिन ये शेयर्स डेज लो को टेस्ट कर रहे हैं और कोई एक्साइटमेंट इन शेयर्स के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें से एक शेयर मेरी लिस्ट में हो रहा है, यही है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। बहुत अच्छा शेयर चला है, ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं परसेंटेज में ज़्यादा ना हो जाए। एक बार आप चेक करेंगे सुमित, ये परसेंटेज में 5 से 8% टूट सकता है क्या? देखिए परसों जो 2 दिन पहले कैंडल बना था, दैट वाज अ परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर, तो जो एक निशानी है बियरनेस की, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, रेदर देन इसको आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो मैं उल्टा वेट करूंगा यहाँ पे। अगर ये पिछला अपना एक रेजिस्टेंस एरिया है जो करीबन 2580 का है, तो यहाँ तक एक बार आए तो मैं यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो बिल्कुल मैं वेट करूंगा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अगर जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो, लेकिन 2580 के करीबन मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना चाहूंगा।